अपने छोटे से जीवन में डेमन ने कुछ कठोर सबक सीखे थे और उनसे उसे काफ़ी लाभ हुआ। जब तुम कमज़ोर हो तो मजबूत दिखो, जब तुम गरीब हो तो अमीर बनो। लेकिन सबसे ज़रूरी सबक ये था, कभी भी ऐसी लड़ाई में मत पड़ो जिसे तुम जीत न सको। डेमन तब तक जुआ नहीं खेलता था जब तक कि उसके जीतने की कम से कम 80% संभावना न हो। ये स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। जब उन्होंने इस बात पर विचार किया कि उन्हें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, तो दोनों ही स्थितियां बराबर होती नजर आईं। 5 लाख रुपये से मैं लूना को आखिरकार एक बेहतर चिकित्सा सुविधा में पहुंचा सकता हूं। मैं हार नहीं सकता। उसने अपनी मुट्ठियां मेज के नीचे भींच लीं, अपने दृढ़ निश्चय की तीव्रता को छिपाते हुए। उसे दांव का मतलब समझ आ गया था। हारने पर माफी मांगने की जेंडर की मांग डेमन के फायदे के सामने तुच्छ लग रही थी। रईस लोग और उनकी व्यर्थ बकवास, उसने कड़वाहट से सोचा, लगभग इस विचार पर उपहास करते हुए। जीत ही एकमात्र विकल्प था। डेमन को जादुई तोपों से अपनी अच्छी तरह वाकिफ होने का पूरा भरोसा था, खासकर अगर वह कोई ऐसा गुण चुनता जो उसके पक्ष में काम करता। सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा थीं। उसने नीचे की ओर देखा, उसकी परछाई फर्श पर हल्की सी फैली हुई थी। हालांकि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी छाया बोध क्षमता ने उसे कमरे के बाकी हिस्सों के साथ साथ उसकी भी पूरी तरह से झलक दिखाई। अजीब तरह से उसे ऐसा लगा जैसे परछाई उसे देख रही हो। मेज के उस पार जेंडर उसे ठंडी निगाहों से घूरता रहा। डेमन का शांत आत्मविश्वास उस अलग थलग रईस को खटक रहा था, जिसका अभिमान उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। अपनी कुर्सी को पीछे धकेलते हुए डेमन खड़ा हो गया और अपनी वर्दी को झाड़ने लगा। अगला भाग है जादू का दर्शन, उसने लियोना की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ। लियोना ने निराशा में अपनी नाक सिकोड़ ली। ये तो उबाऊ लगता है। सिल्विया ने खड़े होकर अपने बालों का एक बिखरा हुआ गुच्छा कान के पीछे छिपा लिया। वह सही कह रहा है। चलो चलें। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें देर हो सकती है। इवेंजेलिन ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें विचारमग्न थीं। प्रोफेसर क्रोम इस कक्षा को पढ़ा रहे हैं, है ना? क्रोम का जिक्र जेंडर की दिलचस्पी जगाने वाला लगा। हालांकि बाकी लोग समझ गए कि इवांगेलिन असल में कोई सवाल नहीं पूछ रही थी। हाँ, सिल्विया ने जवाब दिया। वह ज्यादातर सैद्धांतिक पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, दानव युद्धों का इतिहास, जादू का दर्शन, दानव विज्ञान, कालकोठरी विशेषताएं, राक्षस पारिस्थितिकी, ऐसी ही चीजें। जेंडर ने सिर हिलाया, वह भी एक आम आदमी है। इवेंजेलिन ने पुनः सिर हिलाया, उसका स्वर विचलित था। ठीक है, मुझे ये पता था। डेमन को जेंडर को बदनाम करने का ये सही मौका दिख गया और वह उस पर प्रहार करने से खुद को नहीं रोक सका। वाह, तुमने उसे सचमुच प्रभावित कर दिया, प्रेमी लड़के। जेंडर की नज़रें तेज हो गईं, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। एक बार और बोलो, और मैं। पब फ्यूचर एड्स। बस, बहुत हो गया, सिल्विया ने बीच में ही कहा, उसकी आवाज़ बढ़ते तनाव को ब्लेड की तरह चीर रही थी। चलो अब क्लास में चलते हैं। डेमन खड़ा हो गया, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह गंभीर थी, और लियोना जल्दी से उसके पीछे आ गई, उसके बगल में कदम रखते हुए मानो वह अपनी जगह का दावा कर रही हो। इवांगेलिन और सिल्विया, जो पास पास चल रही थीं, भी उठ खड़ी हुईं। जेंडर, जो उसी क्लास में जा रहा था, उनके साथ आ गया, जिससे उनका ग्रुप अजीब तरह से एकजुट लग रहा था, दोस्तों के ग्रुप जैसा। डेमन की इच्छा थी कि वे उसे अकेला छोड़ दें। जैसे ही वे मुख्य द्वार से बाहर निकले, डेमन की इंद्रियां तेज हो गईं। उसकी छाया बोध ने किसी चीज की सूक्ष्म गति को भांप लिया जो उस पर झपट्टा मार रही थी। दिशा और गति उसके दिमाग में साफ थी। उसने तेजी से हाथ हिलाकर हमलावर को हवा में ही धराशायी कर दिया, उसके पहुंचने से पहले ही। एक जोरदार कांव कांव की आवाज के साथ कौवा जमीन पर गिर पड़ा। डेमन मन ही मन मुस्कुराया। उन्होंने मुझे लगभग चौंका ही दिया था। अच्छा हुआ कि अब मेरे पास छाया बोध है। डेमन और अकादमी के कौवों के बीच दुश्मनी लंबे समय से चली आ रही थी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब उसने अपने जहर का परीक्षण करने के लिए कुछ कौवों को पकड़ा था। एक कौवा भाग गया था और तब से कौवे उससे रंजिश रखते थे। स्वाभाविक रूप से डेमन ने इस दुश्मनी को निशाना बनाने में बदल दिया था, जिससे उनका झगड़ा एक विचित्र मानव पक्षी प्रतिद्वंद्विता में बदल गया था। सिल्विया मूनवेल जल्दी से गिरे हुए कौवे के पास गई और उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। तुम बेचारी, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। डेमन ने अपनी छाया धारणा के माध्यम से उसे उदासीनता से देखा। विश्वास नहीं हो रहा कि ये बेवकूफ़ पक्षी मुझे पहचानते हैं, जबकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। इवांगेलिन ने उसकी ओर देखा, उसका स्वर उत्सुकतापूर्ण था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें उस कौवे के आने का आभास हो गया। उसने तो कोई आवाज़ भी नहीं की। लियोना की सुनहरी आंखें गर्व से चमक उठीं। बिल्कुल,
आप मेरी बेइज्जती से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ज़ैंडर ने उपहास किया, उसका तिरस्कार स्पष्ट था। तुम्हारे तथाकथित सबसे अच्छे दोस्त ने अभी अभी एक बेचारे पक्षी को मारा है। इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। सिल्विया ने कौवे की जांच करते हुए भौहें चढ़ाईं। इसका एक पंख टूटा हुआ है। उसने डेमन की तरफ देखा। और मुझे लगता है कि यह तुमसे नफरत करता है। डेमन ने उपहास किया, उसका चेहरा हमेशा की तरह उदास था। सचमुच अब ये पता लगाने के लिए आपको अपनी योगिनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ा, है ना? मैं आपको ये बता सकता था। सिल्विया ने उसकी ओर आंखें सिकुड़ कर देखा। तुम सचमुच एक असभ्य व्यक्ति हो, तुम्हें मालूम है। मैं ऐसा न होने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और अधिक प्रयास करो। सिल्विया ने कौवे के पंख को धीरे से समायोजित किया, उसकी चाल नाजुक थी। तुमने उनके साथ क्या किया? कौवे तो बड़े ही सौम्य पक्षी होते हैं। वे तब तक दुश्मन नहीं बनाते जब तक कि उनका शोषण न किया जाए, और वे कभी भूलते नहीं। ज़ैंडर ने उपहास किया। मुझे लगता है कि सिर्फ लोग ही नहीं हैं जो आपको बदसूरत पाते हैं। जानवर भी आपको बदसूरत पाते हैं। डेमन ने उसे अनदेखा कर दिया, उसकी आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी। बस मुझे इसे मार डालने दो। सभी शिकायतें मौत के साथ खत्म होती हैं। सिल्विया की तीखी निगाहें उसे वहीं पर जमने पर मजबूर कर सकती थीं। नहीं, क्या तुम उन्हें मार रहे हो? इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अपनी बाहें पार करते हुए डेमन ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने इसे शुरू नहीं किया। उन्होंने किया, लेकिन मैं इसे खत्म करूंगा। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन उनके खिलाफ बहस कौन करेगा? सिल्विया क्रोध से कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। आप पशु क्रूरता को युद्ध जैसा क्यों बना रहे हैं? आपने पहले कौवों को नाराज किया होगा। डेमन ने आह भरी, उसका धैर्य जवाब दे रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वे सब मर जाएं, तो फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। सिल्विया ने दांत पीस लिए, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने अपने हाथों में पकड़े कौवे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर नरमी आ गई। हीलिंग मूनलाइट, उसने फुसफुसाया। सिल्विया के चंद्र गुण जादू ने जैसे ही अपना चमत्कार दिखाया, पक्षी पर एक सौम्य सफ़ेद चमक छा गई। कौवा जाग उठा, उसका टूटा हुआ पंख अब ठीक हो गया था। सिल्विया ने पक्षी को गोद में लेते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराई, एक ऐसा शांत दृश्य जो लगभग दिव्य लग रहा था। लेकिन जब कौवे की नज़र डेमन पर पड़ी, तो शांति भंग हो गई। उसके पंख फड़फड़ा उठे और उसने गुस्से से कांव कांव की आवाज़ निकाली। बुराई, बुराई, बुराई! हत्यारा, हत्यारा, हत्यारा! ज़ैंडर मुस्कुराया। यहाँ तक कि जानवर भी आपका असली स्वरूप देख सकते हैं। डेमन ने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी, हालांकि अंदर ही अंदर उसने आह भरी। ठीक है, कौवे बात कर सकते हैं। मैं ये भूल गया था। सिल्विया खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। कौवों से माफ़ी मांगो। डेमन ने अपनी बाहें पार करते हुए उपहास किया। देवी के नाम पर मैं पक्षियों के झुंड से माफ़ी क्यों मांगूंगा? उसने मुझ पर हमला किया। अपनी परछाइयों से उसने उसके तीखे चेहरे को देखा और झिझका। एक पल के लिए उसका रूखा व्यवहार टूट गया, क्योंकि उसने खुद को याद दिलाया कि सिल्विया काम आ सकती है। अगर मैं उसकी मदद चाहता हूं, तो कम से कम मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लियोना खिलखिलाकर हंसी। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने डेमन को इतनी आसानी से राजी कर लिया। डेमन की झुंझलाहट और भी गहरी हो गई जब वह सिल्विया के हाथों में पकड़े कौवे के करीब पहुंचा। मैं आपसे किसी भी शिकायत के लिए क्षमा चाहता हूँ। सिल्विया ने कौवे को देखकर मुस्कुराया। अब उसे माफ कर दो, मिस्टर रेवन। पक्षी ने पहले उसे देखा, फिर डेमन को, फिर विजयी कांव कांव करते हुए उसके सिर पर कूद पड़ा। मुझसे दूर हटो, तुम! डेमन ने उसे दूर हटाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन सिल्विया ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। उसकी ग्रे आंखें उसकी आंखों से मिल गईं, उनमें एक शरारती चमक थी। मुझे लगता है कि यह एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत है। डेमन ने अपने दांत भींच लिए और बड़ी मुश्किल से अपने दांत तोड़ने की इच्छा को रोक पाया। चले जाओ, उसने कड़वाहट से सोचा। इवांगेलिन पीछे खड़ी होकर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ चुपचाप फैलती अराजकता को देख रही थी। डेमन को अपने स्वभाव से इतना बेपरवाह देखना दुर्लभ था। आमतौर पर शांत और दूर रहने वाला वह व्यक्ति अब एक कौवे और एक योगिनी के साथ उलझा हुआ था, और यह निस्संदेह मनोरंजक था। यहाँ तक कि सिल्विया, जो आमतौर पर शांत और संयमित रहती थी, उस पक्षी की रक्षा में असामान्य रूप से उत्साही लग रही थी। कौवा डेमन के सिर पर गर्व से बैठा था, अपने पंख फड़फड़ा रहा था मानो जीत का ऐलान कर रहा हो। हर गुजरते पल के साथ डेमन की भौहें गहरी होती जा रही थीं, उसका धैर्य साफ तौर पर जवाब दे रहा था। हालांकि सिल्विया की कोमल मुस्कान अविचल रही।
लगता है उसने यहीं रुकने का फैसला कर लिया है, उसने हल्के से पक्षी के पंखों को सहलाते हुए कहा। डेमन ने उसे भावशून्य दृष्टि से देखा। क्या उसने तुम्हें ये बताया या तुम सिर्फ अनुमान लगा रहे हो? सिल्विया ने मजाकिया लहजे में अपना सिर झुकाया, थोड़ा थोड़ा दोनों। उसने आह भरी, उसके कंधे झुक गए। इस पक्षी को मेरे सिर से हटा दो, वरना ये भोजन बन जाएगा। कौवा गुस्से से चिल्लाया और डेमन के सिर से उछलकर सिल्विया की बांह पर जा गिरा। कांव कांव, हत्यारा हत्यारा, कांव कांव, दुष्ट दुष्ट, वह चीखा, स्पष्टतः अपने आप से संतुष्ट था। अपनी छाया बोध के जरिए डेमन ने उस पक्षी का अध्ययन किया। सुबह की धूप उसके चमकदार काले पंखों पर चमक रही थी, सिवाय उसके पंख के पास एक छोटे से नंगे धब्बे के। उसकी नज़रें सिकुड़ गईं जब एक याद उसके सामने आई। ये वही कौवा था जिसने उसके एक जहर परीक्षण के दौरान उसे चकमा दिया था। उसने भागने के लिए काफ़ी देर तक लकवाग्रस्त होने का नाटक किया था, जिससे उसे घृणा मिली थी और, जाहिर है, उसकी नाराज़गी भी। तो इसीलिए यह मुझसे नफरत करता है। कितना चालाक छोटा कीड़ा है, उसने अनिच्छा से सोचा। सिल्विया ने उसके विचारों को बीच में ही रोक दिया। तुम्हें उसे अपने पास रखना चाहिए, उसने चिढ़ाते हुए कहा। प्रायश्चित के तौर पर, या शायद वह ऐसा ही कहता है। डेमन ने भौहें उठाईं, तो तुम सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हो। सिल्विया ने अपने चांदी जैसे बालों को एक तरफ कर दिया और उसका स्वर बनावटी गंभीरता में बदल गया। हाँ, मैं कोई जानवर पालने वाला नहीं हूँ। मैं वह चीज़ नहीं रखूंगा, डेमन ने अपनी बाहें पार करते हुए दृढ़ता से जवाब दिया। सिल्विया का चंचल भाव तीखेपन में बदल गया। कौवा उसके कंधे पर कूद पड़ा, मानो उसके बचाव से उसे हिम्मत मिल गई हो। हाँ, तुम हो, उसने कहा। तुमने ही इसका पंख तोड़ा, इसे आघात पहुंचाया और यह बेतुका झगड़ा शुरू किया। कम से कम तुम इसे एक घर तो दे ही सकते हो। डेमन ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। यह एक जंगली जानवर है, यह अपनी रक्षा खुद कर सकता है। कौवा फिर से चिल्लाया, उसके पंख नाटकीय ढंग से फड़फड़ाने लगे। बुराई बुराई, हत्यारा हत्यारा, ये चीखी और अपनी गहरी काली आंखों से डेमन को घूरने लगी, जो न्याय से भरी हुई थीं। सिल्विया के होंठों पर विजयी मुस्कान उभर आई। देखा, उसे भी पता है कि तुम गलत हो। ये तुम्हारा फर्ज है। डेमन ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से सांस छोड़ने लगा। उसका दिन और भी खराब होता जा रहा था। वह कराह उठा, उसकी परछाई पैरों तले टिमटिमा रही थी, उसकी हताशा उबलने ही वाली थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उभरती हुई जलन को दबाने की कोशिश करने लगा। पब फ्यूचर एड्स, देखो, मेरे पास एक प्रतिशोधी पक्षी की देखभाल करने का समय नहीं है। मेरे पास कोई चारा नहीं, सिल्विया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ और दृढ़ थी। उसके चांदी जैसे बाल सूरज की रोशनी में हल्के से लहरा रहे थे जब उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा था। स्पष्ट रूप से इसका आपके साथ अधूरा काम है और मैं आपको इसे यूं ही कष्ट सहने नहीं दूंगा। इसे अपना प्रायश्चित समझिए। नहीं, सिल्विया की नज़रें तेज हो गईं। डेमन, जिद करना बंद करो। अपनी छाया बोध के जरिए डेमन सहज रूप से अपने आसपास की दुनिया को देख रहा था। लेकिन जब उसकी नज़र सिल्विया पर पड़ी तो कुछ बदल गया। उसके हाव भाव, उसकी मुद्रा, उसके चेहरे पर लगे चांदी जैसे बालों का ताना बाना, सब कुछ धुंधला होकर सिल्विया से एक अजीब सी समानता में बदल गया। लूना, एक क्षण के लिए भ्रमित करने वाले उसकी परछाई की अनुभूति बेकाबू होकर बेतहाशा फैल गई। उसके चारों ओर टिमटिमाती परछाइयों ने हवा को विकृत कर दिया, उनके किनारे फटे हुए धागों की तरह उलझ गए। डेमन सिहर उठा और अपने सिर को थामने के लिए उसे वापस थाम लिया। सिल्विया ने भौहें चढ़ाते हुए पास आते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? उसने खुद को स्थिर किया और तेजी से सांस छोड़ते हुए नियंत्रण वापस पा लिया। मैं ठीक हूँ, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ में तनाव था। उसकी नज़र कौवे पर पड़ी, फिर सिल्विया पर। मैं उस चिड़िया को ले जाऊंगा। लूना, सिल्विया ने पलकें झपकाईं, वह अचानक चौंक गई। अरे, क्या क्या तुम मेरा नाम भूल गए? मेरा नाम सिल्विया है। डेमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने होंठ काट लिए। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर बहाना ढूंढा। मुझे पता है, मैं आपके चंद्र गुण की बात कर रहा था। सिल्विया ने बिना प्रभावित हुए अपनी बाहें पार कर लीं। लोगों को उनके जादुई गुणों से मत बुलाओ, शैडो। तो फिर तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? सिल्विया के होंठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। बातें बराबर करने के लिए। कौवा विजयी भाव से कांव कांव कर रहा था, अपनी छाती फुला रहा था मानो उसने जीत हासिल कर ली हो। बुराई बुराई, हत्यारा हत्यारा, वह नाटकीय ढंग से अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिल्लाया। छी! डेमन ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। जेंडर, जो इस दृश्य को विस्मयकारी भाव से देख रहा था, अंततः बोला, आम आदमी, पालतू जानवर और भोजन में अंतर होता है।
मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को लेकर भ्रमित नहीं होंगे और उस पक्षी को खा लेंगे। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। तुम्हें सचमुच अपनी बातें सुनना अच्छा लगता है ना? अगर तुम चुप रहोगी तो कोई नहीं सोचेगा कि तुम मर गई हो। उसने अपनी नज़र लियोना और इवांगेलिन की ओर घुमाई, जो पास ही खड़ी थीं। ये दोनों पूरे समय यहाँ थे और उन्हें कुछ भी बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इवेंजेलिन ने अपनी बाहें पार करके आह भरी, क्या तुम दोनों अभी इसमें शामिल नहीं हो सकते? अपनी ऊर्जा द्वंद्व युद्ध के लिए बचा कर रखो। जैंडर ने डेमन को घूरा, लेकिन चुप रहा और धीरे से उपहास करने लगा। लियोना ने हंसते हुए अपने काले बालों की लट को कान के पीछे कर लिया। डेमन, योजना क्या है? तुम उसे कैसे हराओगे? मैं तुम्हारे कौशल को देखने के लिए उत्सुक हूँ। डेमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी एड़ी घुमाकर कक्षा की ओर चल पड़ा। ये दिन और अधिक कष्टदायक होता जा रहा है। जैसे ही वह चला गया, कौवा सिल्विया की बाँह से उड़कर उसके कंधे पर आ गिरा। बुराई, बुराई, ये फिर से चिल्लाया और अपनी जगह पर ऐसे बैठ गया जैसे कि यह वहीं का है। सिल्विया हंस पड़ी, उसका सामान्य शांत व्यवहार मनोरंजन से नर्म पड़ गया। देखा, ये पहले से ही तुम्हारे साथ जुड़ रहा है। अगर यह एक उपद्रव साबित हुआ, डेमन ने बुदबुदाया, तो मैं इसे मार डालूंगा। कौवा अपना सिर झुकाकर चुनौती भरे स्वर में कांव कांव करने लगा, दुष्ट। कांव कांव। सिल्विया ने उत्सुकता से अपनी भौहें उठाईं। आप उसका क्या नाम रखने जा रहे हैं? डेमन वहीं रुक गया, उसके होंठों पर एक धूर्त मुस्कान तैर गई। उसने अपने कंधे के ऊपर से जैंडर की तरफ देखा, जो उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहा था। मुझे लगता है कि मैं इसे रेवेंसक्रॉफ्ट कहूंगा, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ में उपहास झलक रहा था। जैंडर का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसे समझ आ गया कि यह अपमान क्या था, उसके परिवार के नाम पर जानबूझकर किया गया प्रहार। सिल्विया हिचकिचाई, उसकी मुस्कान में घबराहट सी आ गई। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। डेमन की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। तो फिर तय हो गया, उसका नाम होगा रेवेंसक्रॉफ्ट, संक्षेप में क्रॉफ्ट। जैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट का धैर्य टूट गया। आगे बढ़ते हुए उसकी आवाज़ गुस्से से कांप उठी। तुम्हारी हिम्मत, तुम नीच आम आदमी हो। डेमन हमेशा की तरह कक्षा में सबसे पीछे बैठा था। बस इस बार उसके साथ कुछ लोग थे जिससे वह और भी असहज हो गया। लियोना वेलेफियर, जो उसकी खुद को सबसे अच्छी दोस्त कहती थी, उसके ठीक दाहिनी ओर बैठी थी। उसके काले सफ़ेद बाल कक्षा की हल्की रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। वह सहजता से पीछे हट गई, मुस्कुरा रही थी मानो वह जगह उसकी अपनी हो। दूसरी ओर सिल्विया मूनवेल ने उसके बाईं ओर वाली सीट ले ली। उसका बहाना साफ था, वह ये सुनिश्चित करने के लिए वहां बैठी थी कि वह उसके कंधे पर बैठे कौवे को कोई नुकसान न पहुंचाए। इवांगेलिन भी पीछे पीछे आई थी, हालांकि उसने कोई स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई थी। वह बस पास ही बैठ गई, उसकी शांत उपस्थिति सुकून देने वाली और रोशनी देने वाली थी। और फिर, जाहिर है, जैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट भी था। उसकी कुलीनता भरी भद्दी नज़र ने डेमन के दिमाग में मानो छेद कर दिया था। डेमन द्वारा कौवे को रेवेंसक्रॉफ्ट नाम देने पर उसका गुस्सा अभी भी ताज़ा और स्पष्ट था। डेमन जैंडर के छिपे हुए गुस्से को भांप गया। बात सिर्फ नाम की नहीं थी, जैंडर साफ तौर पर इवांगेलिन के आसपास मंडराने का बहाना चाहता था। उसके लिए उसका क्रश साफ जाहिर था, और डेमन को लगा कि वह बस उनके बीच की दुश्मनी को उसके करीब रहने का बहाना बना रहा है। डेमन ने आह भरी। उसे भीड़ से नफरत थी, लोगों का उसके आसपास होना नफरत थी। इतने सारे लोगों के आसपास होने से उसकी रूह कांप उठती थी, और उसकी हमेशा से मौजूद घबराहट और बढ़ जाती थी। उनका क्या नज़रिया है? डेमन ने सोचा, उसका जबड़ा कस गया। वे क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या ये किसी तरह की साजिश है? वह बेचैनी से उबर नहीं पा रहा था। और फिर उसकी परछाई की अनुभूति से जुड़ी वो पुरानी घटना घटी, एक बेचैन कर देने वाली याद जो उसे इस बात की याद दिलाती थी कि वह अपनी क्षमताओं को कितना कम समझता था। सिल्विया के शब्द उसके दिमाग में घूम गए, डेमन, जिद्दी होना बंद करो। ये कितना भी हानिरहित क्यों न रहा हो, फिर भी इसने उसे झकझोर दिया। इसने उसे उसकी बहन लूना की एक बात की बहुत याद दिला दी, जो उससे कुछ मांगते समय कहा करती थी। वह उन दोनों के बीच समानताएं ढूंढने से खुद को नहीं रोक पाया। सफ़ेद बाल, एक जैसी आंखें, यहाँ तक कि उनके जादुई गुण भी। एक क्षण के लिए उसकी परछाई की धारणा ने दुनिया को उलट-पुलट कर दिया था, जिससे सिल्विया की छवि उसकी बहन की छवि में घुल मिल गई थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके हाथ उसकी आंखों पर बंधी पट्टी से टकरा रहे थे। वह अभी भी इस हुनर को, इस अजीबोगरीब क्षमता को पूरी तरह समझ नहीं पाया था जो वरदान से ज्यादा अभिशाप थी। कौशल का विवरण पुनः खोलते हुए डेमन ने उसे मन ही मन पढ़ा, क्योंकि उसकी छाया धारणा ने उसे सिस्टम पैनल को देखने की अनुमति दी, यहाँ तक कि उसकी आंखें बंद होने पर भी। कौशल,
छाया बोध विवरण। जब प्रथम मनुष्यों ने सूर्य के प्रकोप से बचने के लिए आश्रय की तलाश की, तो एक वृद्ध दृष्टा ने फुसफुसाते हुए कहा, छाया कोई अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक दर्पण है, एक ऐसा क्षेत्र जहां आत्माएं रूप के भार से मुक्त होकर विचरण करती हैं। इस प्रकार सोल्थियोन मिथकों और सोलारियन छायाओं की प्रतिध्वनि में छाया की शक्ति क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में उभरी, जो देह से बंधी हुई नहीं, बल्कि अदृश्य जगत से बंधी हुई अनुभूति प्रदान करती है। प्रभाव। उपयोगकर्ता की जागरूकता छाया के दायरे तक फैल जाती है, तथा वह प्रकाश और दृष्टि की सीमाओं से परे गतिविधियों और उपस्थितियों को महसूस कर सकता है। प्रकार। निष्क्रिय सक्रिय। शांत हो जाओ। 0 सेकंड। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डैमन ने पैनल बंद कर दिया और अपना ध्यान वापस सिल्विया पर केंद्रित कर दिया, उसी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए जिसे वह समझने की कोशिश कर रहा था। इस बार उसकी छवि विकृत नहीं हुई। वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, लूना के नाजुक चेहरे के साथ कोई भयावह मेल नहीं। क्या ये सब मेरे दिमाग में था? उसने सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। छाया एक दर्पण है, यह विवरण उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे उस हुनर के बारे में पूरी समझ नहीं थी, न ही उस पर उसका पूरा नियंत्रण था। इसका मतलब था कि पूरी तरह से मुमकिन था कि उसके दिमाग ने उसके साथ छल किया हो। अनजाने में उसकी नज़र सिल्विया पर पड़ी। वह बस कुछ इंच की दूरी पर बैठी थी, उसकी नाजुक उंगलियां कौवे के पंखों को बच्चों जैसी मोहकता से छू रही थीं। उस पल उसमें एक मासूमियत थी, एक दुर्लभ कोमलता जो उसके अक्सर दिखाए जाने वाले संयमित व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी। पब फ्यूचर एड्स। लूना। वह विचार अनायास ही फिर से कौंध गया। उसने सिर हिलाकर उसे दूर भगाने की कोशिश की। बेशक सिल्विया मूनवील उसे अपनी बहन की याद दिलाती थी, उन दोनों में कुछ शारीरिक और जादुई समानताएं थीं। लेकिन सिल्विया एक एल्फ थी, लूना जैसी इंसान नहीं, और उनके बीच के अंतर भी उनकी समानताओं जितने ही चौंकाने वाले थे। डैमन ने अपने होंठ काटे। लूना के पीले धंसे हुए चेहरे की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। वह अब भी उसे बिस्तर पर कमज़ोर पड़ा देख सकता था, उसका शरीर कमज़ोर और बीमारी की चपेट में आकर क्षीण होता जा रहा था। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। मुझे ज़ेंडर के खिलाफ द्वंद्व युद्ध जीतना है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे लूना का बेहतर इलाज करवाना है। डैमन के आसपास की परछाइयाँ गहरी होती गईं, मानो कोई जीवित सांस लेती हुई चीज़ उसके चारों ओर जमा हो गई हों। वे उसके विचारों पर प्रतिक्रिया कर रही थीं, उसके अंदर उबल रही निराशा और संकल्प को और भड़का रही थीं। हालांकि कमरे में मौजूद बाकी लोग बेखबर थे, लेकिन उसके कंधे पर बैठा कौवा बेचैनी से कांव कांव कर रहा था, ऊर्जा में बदलाव को भांपते हुए। बुराई बुराई, वह बुदबुदाया, उसकी आवाज़ सामान्य से धीमी थी। डैमन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी दोनों बाहें एक दूसरे पर टिकी थीं, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वह लियोना की ओर देख रहा था। अरे, तुमने आज सुबह मेरे समय के लिए अभी तक मुझे भुगतान नहीं किया है। लियोना ने पलकें झपकाईं, फिर शर्म से अपने सिर के पीछे खुजलाया। हे, ओह, ठीक है, इसके लिए माफ़ करना। लगभग भूल ही गया था। ठीक है, अब मैं भुगतान करता हूँ। उसने अपने पेजर से तुरंत पैसे उसके वो बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए। पास में बैठे ज़ेंडर ने स्पष्ट रूप से उलझन के साथ लेनदेन को देखा। क्या वह उसे पैसे क्यों दे रही है? उसने अंततः अचानक कहा। इवांगेलिन ने आह भरी, उसके स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी। उसने उसे हमारे साथ अच्छा और दोस्ताना व्यवहार करने के लिए पैसे दिए। और उसके साथ नाश्ता करने के लिए, सिल्विया ने कहा, उसकी उंगलियां मेज पर बैठे कौवे को धीरे से सहला रही थीं। ज़ेंडर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका सदमा साफ दिखाई दे रहा था। ऊंचे मानदंडों पर चलने वाले व्यक्ति के लिए यह खुलासा बिल्कुल हैरान करने वाला था। उन्होंने डैमन की ओर आरोपात्मक उंगली उठाई। क्या तुम कोई पुरुष वेश्या हो? या कोई मेज़बान? डैमन ने उपहास किया, उसके होंठ तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट में बदल गए। नहीं, एक वेश्या सस्ती होती। इस बेबाक जवाब से ज़ेंडर की घृणा और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई अपने सहपाठी के साथ नाश्ता करने के लिए पैसे क्यों लेगा। क्या तुम्हें केवल अपनी जेबें भरने की चिंता है? ज़ेंडर ने गुस्से से कहा। डैमन ने आह भरी, और उसमें चिड़चिड़ाहट और ऊब का मिश्रण था। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं एक लाड़ प्यार से पाले गए अमीर लड़के से, जिसने कभी असली दुनिया नहीं देखी, ये समझने की उम्मीद नहीं कर सकता। तो चलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ज़ेंडर की ओर मुंह किया, उसकी आवाज़ में ठंडी अंतिमता थी। इस दुनिया में शाश्वत मित्रता नहीं है, केवल शाश्वत लाभ हैं। डैमन के शब्द हवा में लटके हुए थे, उसकी निराशा का भार समूह पर दबाव डाल रहा था। मानव संबंध पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, उनकी आवाज़ तलवार की तरह तीखी थी। ये सच नहीं है।
सिल्विया ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आवाज़ में दृढ़ता दिखाई। इवेंजेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। लोग बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दोस्त बन सकते हैं। डैमन ने उपहास किया, तुम सब कितने भोले हो, मैं रईसों से और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। लियोना ने तेजी से उसकी बांह पर चुटकी काटी। अच्छा बनो, उसने डांटा, उसकी अभिव्यक्ति कहीं प्रसन्नता और कहीं नाराजगी के बीच थी। डैमन ने आह भरी, ठीक है, मैं अपनी बात फिर से कहता हूँ, किसी रिश्ते से मिलने वाले फायदे पैसे या विलासिता जैसी कोई ठोस चीज़ नहीं होते। इन क्षणभंगुर रिश्तों से हमें बहुत कुछ हासिल होता है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की आत्मसंतुष्टि जिससे आप प्यार करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करने की खुशी जिससे आप नफरत करते हैं, अपने परिवार को प्रभावित करना या अपनी योग्यता साबित करना। ये सब फायदे हैं, लेकिन आखिर में ये रिश्ते टूट ही जाते हैं, चाहे अपनी मर्जी से या किसी ब्रह्मांडीय योजना से। उनके शब्दों के बाद भारी सन्नाटा छा गया। लियोना ने अपने होंठ काट लिए, उसका प्रसन्नचित व्यवहार थोड़ा फीका पड़ गया। लेकिन फिर भी एक दोस्त का होना अच्छा है, भले ही वह क्षणिक हो। डैमन ने कंधे उचका दिए, उसका स्वर नकारात्मक था। मुझे परवाह नहीं, मुझे तो इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी है कि आप लोग मुझसे असल में क्या चाहते हैं। आपका नज़रिया क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट ही हैं जो इस बारे में स्पष्ट हैं, और यकीन मानिए ये भावनाएं दोनों तरफ हैं। इवेंजेलिन ने सिर हिलाते हुए आह भरी, तुम्हारे साथ रहना सचमुच बहुत मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा अकेले रहते हो। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे यह इसी तरह पसंद है। सिल्विया ने भौहें चढ़ाईं, उसकी शांत आवाज़ में एक शांत विश्वास था। जो भी व्यक्ति एकांत में सहज महसूस करता है, वह या तो जंगली जानवर है या फिर भगवान। आप दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि आपका एक हिस्सा ऐसा है जो जुड़ाव चाहता है। वह रुकी, उसकी निगाह स्थिर थी। ठीक है, तुम्हें कोई कारण चाहिए था, है ना? ये रहा, मैं किसी को उसके अकेलेपन से बचाकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहता हूँ। यही मैं चाहता हूँ। इवांगेलिन अपनी दोस्त की हिम्मत देखकर मंद मंद मुस्कुराए। सिल्विया भले ही संकोची रही हो, पर कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं थी। मेरा कारण वही है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, इवांगेलिन ने कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्रशिक्षण साथी बनो। लियोना ने उत्साह से अपना हाथ उठाया, अगली मैं। उसने अतिशयोक्तिपूर्ण विचार में अपनी थोड़ी थपथपाई। मुझे क्या चाहिए? ओह, ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। उसकी नज़र ज़ैंडर पर पड़ी, जो चुपचाप गुस्से में था। तुम्हारा क्या हाल है? सभी लोग आशा भरी निगाहों से उसकी ओर मुड़े। ज़ैंडर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसके होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। मैं इस आम आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर जब मैंने अभी जो कहा है उसे सुन लिया है। वह दुष्ट और चालाक दोनों है। मैं उस पर नज़र रखने के लिए यहीं रहूँगा। डैमन ने व्यंग्य किया, उसके स्वर में उपहास झलक रहा था। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि आप सब क्या चाहते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, डैमन की छाया ने उनके समूह की ओर आती हुई किसी उपस्थिति को महसूस किया। नीले बालों वाला वह व्यक्ति ज़ैंडर के सामने रुका, अभ्यासी वफादारी के भाव से अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने समूह के बाकी सदस्यों पर एक नज़र डाली और फिर अपना ध्यान डैमन पर केंद्रित किया। ग्रे, उसने अभिवादन किया, उसका स्वर तिरस्कारपूर्ण लेकिन रूखा था। डैमन की मुस्कुराहट ठंडी द्वेष से भरी हुई थी। मार्कस, डैमन की अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं आई। ये कड़वा चेहरा क्यों है? क्या कोई मर गया? मार्कस की निगाहें तीखी थीं, उसका गुस्सा साफ झलक रहा था जब उसने डैमन का सामना किया, जो उसकी आंखों पर बंधी पट्टी पर ध्यान दे रहा था। ग्रे, तुम कमीने, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी अपना मुंह चलाना जानते हो। डैमन ने बेपरवाही से अपनी बाहें पार करते हुए उपहास किया। और मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी उस आज्ञाकारी रवैये से बाहर नहीं निकल पाए हो। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे स्वामी और मालिक रेवेंसक्रॉफ्ट को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। मार्कस की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, ज़ैंडर ने तनाव को कम करते हुए हाथ उठाया। उसे अनदेखा करो। ज़ैंडर की आवाज़ में अधिकार था, हालांकि डैमन से उसकी नाराज़गी साफ झलक रही थी। ऐसी क्या ज़रूरी बात है कि क्लास शुरू होने से पहले ही तुम्हें इतनी दूर यहाँ आना पड़ा? मार्कस के हिचकिचाने पर ज़ैंडर ने इवांगेलिन पर एक नज़र डाली। ये सूक्ष्म क्रिया किसी की नज़र से नहीं बची, और मार्कस के होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए, मानो उसे अनकहा अर्थ समझ आ गया हो। एक पल बाद उसने बोलने से पहले अपने होंठ काटे, उसकी आवाज़ भारी हो गई। ये लाख है, उसकी मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। हवा भारी हो गई। डैमन ने मुस्कुराहट दबा ली, उसका चेहरा अस्पष्ट बना रहा, लेकिन बाकियों ने तुरंत अपना ध्यान मार्कस की ओर मोड़ दिया।
जेंडर, जो उस समूह का नेता था जिसका हिस्सा मार्कस था, ने गहरी भौहें चढ़ाईं। कैसे? उसने रुंधी आवाज में पूछा। वह कैसे मरा? वह तो बस लापता था, है न? मार्कस की आंखें लाल थीं, उसकी आवाज कांप रही थी और वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। वह गायब था, लेकिन पता चला कि वह जंगल में चला गया है। एक राक्षस अकादमी के बैरियर को पार करने में कामयाब हो गया। उसने उस पर हमला किया और उसे बैरियर के पार घसीट ले गया। इवांगेलिन की निगाहें मार्कस की ओर देखते हुए तेज थीं। बाधा के पार? यह असंभव है। बाधा किसी राक्षस को भी आगे नहीं जाने देगी। सिल्विया ने सिर हिलाया, उसकी शांत आवाज में चिंता का भाव था। वह सही कह रही है। उस अवरोध को चुनिंदा रूप से केवल देवी जाति के सदस्यों को ही पार करने देने के लिए डिजाइन किया गया था। राक्षस और दानव इसे पार नहीं कर सकते, और अगर वे ऐसा करते तो वार्ड पूरे अकादमी में अलार्म बजा देते। लियोना अपनी बेचैनी से आंखें झपकते हुए आगे झुकी। ये किस प्रकार का राक्षस हो सकता है? मार्कस की आवाज फट गई जब उसने अपना सिर हिलाया। हमें नहीं पता। जांच में सिर्फ गहरे पंजों के निशान और उसका पेजर मिला है, और कुछ नहीं। डेमन की अभिव्यक्ति तटस्थ रही, लेकिन उसके विचार ब्लेड की तरह तीखे थे। तो आखिरकार उन्होंने लाक की मौत को छिपाना बंद करने का फैसला कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी ने उसके परिवार को क्या कहानी सुनाई। कोई बात नहीं, जब तक किसी को पता नहीं चलता कि मैंने उसे मारा है, मैं सुरक्षित हूं। जेंडर के शांत स्वभाव की पोल उसकी मुट्ठियों के भींचने से खुल गई। अपनी परछाई से डेमन जेंडर के हाथों में हल्की सी कंपन महसूस कर सकता था। वह अपनी बात दबा रहा है, डेमन ने सोचा। क्या मुझे चिंतित होना चाहिए या उदासीन? जेंडर ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें उदासी थी। पब फ्यूचर विज्ञापन, मैं समझ गया। हमें उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजनी चाहिए। जहां तक उस राक्षस की बात है, मुझे यकीन है कि अकादमी उसका शिकार कर लेगी। जेंडर के शब्दों पर डेमन थोड़ा सा उदास हो गया। बेशक, अकादमी चुप नहीं बैठेगी। उन्हें अभी भी अपना गौरव बनाए रखना है। सीमा के उस पार के बेचारे राक्षसों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मार्कस ने सूंघते हुए अपनी आंखें पोंछते हुए फिर से बोला, उसकी आवाज टूट गई। और यह इसहाक है, वह भी लापता हो गया है। जेंडर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या? वह अचानक खड़ा हो गया, उसकी कुर्सी जोर से फर्श पर रगड़ खा रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह लापता हो गया है? डेमन का दिल एक क्षण के लिए धड़क उठा, लेकिन उसका रेमोस्लेस कौशल तुरंत सक्रिय हो गया, जिससे उसकी भावनाएं शांत हो गईं और उसका दिमाग साफ हो गया। क्या उन्होंने उस भ्रामक सबूत का खुलासा कर दिया जो मैंने इसहाक की हत्या के बाद टोबियास मॉर्गन को फंसाने के लिए लगाया था? मार्कस की मुट्ठियां दबी हुई हताशा से कांप रही थीं। मुझे नहीं पता। आज सुबह आइजैक अपने छात्रावास के कमरे से गायब था। लगभग तुरंत ही छात्र परिषद की अध्यक्ष लिलिथ एस्ट्रानोवा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। बात यह है कि उसे जाते हुए किसी ने नहीं देखा, और उसके साथ आखिरी व्यक्ति टोबियास था। डेमन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली मानो वह कुछ सोच रहा हो, लेकिन उसका दिमाग गणनाओं से भरा हुआ था। लिलिथ एस्ट्रानोवा, बेशक वो मुझ पर नजर रखे हुए है, वरना वो इतनी सख्ती क्यों बरतेगी? वो साफ तौर पर इस मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं, मैंने इसहाक की मौत के सबूत टोबियास की ओर इशारा करने के लिए काफी सबूत छोड़े हैं। जिस आंसुओं से भीगे तकिए से मैंने उसका दम घोंटा था, वही काफी है। सिल्विया की तीखी ग्रे आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपनी बाहें पार कर लीं। आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? मार्कस ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ रखा था, तनाव स्पष्ट रूप से उस पर भारी पड़ रहा था। मुझे नहीं पता। बात बस इतनी है कि विद्यार्थी परिषद ने टोबियास को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, और उसके बाद अकादमी के प्रोफेसर भी इसमें शामिल हो गए। अब वह अपने छात्रावास के कमरे में नजरबंद है। मार्कस का डर स्पष्ट था, लेकिन जेंडर ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति संदेहपूर्ण थी। ये बात समझ में नहीं आती। अगर वह आइजैक से मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था तो उससे पूछताछ समझ में आती है, लेकिन घर में नजरबंद, ये तो अति है। इवेंजेलिन ने सिर हिलाया, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। आप सही कह रहे हैं, जब तक कि अकादमी को उस पर सिर्फ कुछ जानने से ज्यादा शक न हो। उन्हें जरूर लगता होगा कि वह इसमें शामिल है। लियोना की नज़र डेमन पर गई, उसके चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव थे। वे क्यों सोचेंगे कि वह एक संदिग्ध है? डेमन ने नाटकीय ढंग से आह भरी और झुंझलाहट का नाटक किया। ये बेवकूफ़ लड़की, मैं इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी ओर मुड़कर उसने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें उस पर शक है, या उन्हें उसके खिलाफ सबूत मिल गए हैं।
वे शायद उससे अपराध कबूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कस की तीखी निगाहें आग की तरह भड़क उठीं और उसने कहा, चुप रहो। टोबियास कभी भी इसहाक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डैमन ने अपनी भौहें उठाईं, उसका स्वर तीखा था। ठीक है, और आप सभी किसी को मारकर उसकी लाश को खड्ड में छोड़ने की कोशिश तो नहीं करेंगे, है ना? अपने पिछले कर्मों की याद ने मार्कस को चुप करा दिया। उसके होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए, उसका गुस्सा अपराधबोध से दब गया। ज़ैंडर की नज़रें मार्कस और डैमन के बीच घूम गईं, फिर उसने पूछा, क्या उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? मार्कस हिचकिचाया, उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें इसहाक का पेजर मिला, जिस पर एक लेन देन की रसीद थी। उससे पता चला कि उसने अपना सारा पैसा टोबियास के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया था। कमरे में संघर्ष के निशान भी थे। 2 कप मिले थे, एक में जहर के निशान थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि टोबियास ने उसे नशीला पदार्थ दिया था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। डैमन ने मुस्कुराने की इच्छा को दबा दिया, उसके आंतरिक विचार ठंडे और गणनापूर्ण थे। अच्छा हुआ कि मैंने सिर्फ पेजर के अलावा और भी बहुत कुछ किया। कप में लकवा मारने वाले पदार्थ के अंश मिलाना एक चतुराई भरा कदम था। डैमन को देखते हुए लियोना की आंखें सिकुड़ गईं। तो टोबियास ने अपने दोस्त को मार डाला। डैमन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। कौन जानता है, ये तो जांच से तय होगा। मार्कस की नज़रें फिर लौट आईं, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने उसे नहीं मारा, मैं टोबियास की गारंटी दे सकता हूं। डैमन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। लेकिन आप तो वहां नहीं थे, है ना? ज़ैंडर का क्रोध उसके सामान्य शांत व्यवहार को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। चुप रहो, आम आदमी। हमें अभी तुम्हारी कड़वी टिप्पणियों की जरूरत नहीं है, सिल्विया ने भी अपनी आवाज में कहा, उसकी आवाज दृढ़ किंतु कोमल थी। कम से कम संवेदनशील बनने की कोशिश तो करो, डैमन। पास में बैठा कौवा अचानक कांव कांव करने लगा। कांव कांव, दुष्ट, दुष्ट। डैमन ने आह भरते हुए अपने हाथ की लहर से पक्षी की चीख को अनसुना कर दिया। खैर, उसका शव नहीं मिला है। हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो। सिल्विया की अभिव्यक्ति नर्म पड़ गई और उसने सिर हिलाया। आज मैंने आपसे यही सबसे विचारपूर्ण बात सुनी है, इवेंजेलिन ने आशापूर्ण स्वर में कहा। हाँ, ये संभव है कि वह अभी भी जीवित हो। ज़ैंडर ने सिर हिलाया, आशावादी बने रहने का उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। हालांकि डैमन ने अंदर ही अंदर उपहास किया। बहुत बुरा हुआ, इसहाक मर चुका है और उसे खा लिया गया है। उन्हें लाश भी नहीं मिलेगी। और ये तो बस शुरुआत है। कक्षा में बड़बड़ाहट धीमी हो गई और डैमन की इंद्रियां तेज हो गईं। अपनी परछाई की समझ को बढ़ाते हुए उसने कमरे में झांका और अंदर आते ही प्रोफेसर की परछाई की धुंधली सी आकृति देखी। प्रोफेसर, जो एक दयालु मुस्कान वाले बुजुर्ग व्यक्ति थे, ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। मार्कस अनिच्छा से ज़ैंडर के पास एक सीट पर चला गया, उसकी चाल धीमी और भारी थी। डैमन ने अपनी परछाई की ओर देखते हुए आह भरी। अब मैं किसे बाहर निकालूं? प्रोफेसर क्रोम कक्षा में सबसे आगे खड़े थे, उनके दयालु चेहरे उनकी दाढ़ी के सख्त सफ़ेद रंग को और भी निखार रहे थे। उनकी नाक पर चश्मा लगा था जो मंद रोशनी में हल्की चमक रहा था, जबकि उनका हमेशा का सफ़ेद चोगा उनके चारों ओर लहरा रहा था, जिससे उनकी उपस्थिति लगभग अलौकिक लग रही थी। डैमन ने कमरे में फैली परछाइयों के बीच से उसे देखा, उसकी धारणा ने उसे उस आदमी की कोमल आभा को देखने की अनुमति दी। क्रोम का व्यवहार प्रोफेसरों में दुर्लभ था। दूसरे प्रोफेसरों के विपरीत, जो डैमन को सबसे कमज़ोर छात्र समझकर उसे नीची नज़रों से देखते थे, क्रोम हमेशा उसके साथ सम्मान से पेश आता था। डैमन के लिए ये बात और भी खास थी क्योंकि क्रोम भी उसकी तरह एक आम छात्र था। प्रोफेसर ने कक्षा की शुरुआत पिछले सत्र की चर्चा को दोहराते हुए की। उन्होंने दर्शनशास्त्र और सिद्धांतों पर बात की और छात्रों की सक्रियता और बौद्धिक जिज्ञासा की प्रशंसा की। डैमन ने उन शब्दों को अपने ऊपर से बह जाने दिया, उन्हें समझ ही नहीं पाया। वह पिछली कक्षा में नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या चर्चा की थी। उसका मन अपनी योजनाओं में बहुत उलझा हुआ था। जब वह वहां बैठा तो उसके विचार मंथन करने लगे। अब मैं किसे मारूं? उसने सोचा। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वह आगे की ओर देख रहा था। और इस बार मैं किसे फंसाऊं? जांच में लिलिथ एस्ट्रानोवा का शामिल होना उसे परेशान कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगी कि टोबियास इसहाक की हत्या का दोषी है। इसका मतलब है कि वह इस बात का सबूत ढूंढती रहेगी कि इसहाक के साथ वास्तव में क्या हुआ था। डैमन मंद मंद मुस्कुराया, उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से टैप कर रही थीं। वह शायद टोबियास को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल सही है।
अगर किसी को उम्मीद नहीं है कि वह अगला निशाना होगा, तो टोबियास फिर से आदर्श बलि का बकरा बन जाता है। उसने नीचे की ओर अपने नीचे पड़ रही छाया की ओर देखा, जो उसके छात्रावास से निकलने के बाद से एक सामान्य छाया की तरह व्यवहार कर रही थी। मुझे न्याय कक्ष में घुसने की ज़रूरत नहीं है जहां टोबियास नज़रबंद है। मुझे बस उसे फुसलाकर बाहर निकालना है। डैमन की योजना तब मूर्त रूप लेने लगी जब उसने लयबद्ध तरीके से मेज पर थपथपाया। एनविल के हथियार बनाने का काम पूरा होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मेरी छाया ऊर्जा अभी 200 पर है, इसलिए मैं उसे खिलाए बिना थोड़ी देर और टिक सकता हूँ। लेकिन मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन बचे हैं। उसके हृदय ने झिझक के विरुद्ध स्वयं को मजबूत कर लिया। इन 4 दिनों के भीतर मुझे टोबियास को फुसलाकर बाहर लाने और लिलिथ द्वारा सच्चाई उजागर करने से पहले उसे मार डालने की योजना बनानी होगी। एक हल्की सी फड़फड़ाहट ने उसका ध्यान खींचा, हालांकि उसने अपना सिर नहीं घुमाया। कोई चीज़ उछलकर उसकी मेज पर आ गिरी। बिना देखे ही डैमन समझ गया कि यह वही कौवा है जिसे सिल्विया ने उसे पालतू जानवर के रूप में गोद लेने के लिए कहा था। वह पक्षी चुपचाप बैठा था, उसकी मनमोहक आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। कक्षा शुरू होने के बाद से ही वह असामान्य रूप से शांत था, मानो अपने आसपास के वातावरण से वाकिफ हो। डैमन की नज़र कुछ देर के लिए उस ओर गई। ये चिड़िया शायद काम आ जाए। मुझे बस एक कारगर लेकिन खतरनाक तरकीब सूझी है। डैमन चुपचाप योजना बना रहा था, तभी प्रोफेसर ने बोलना बंद कर दिया। उसकी नज़र अब उस पर थी। अब शांत हो चुकी कक्षा से बेखबर डैमन अपने विचारों में खोया रहा। सिल्विया की कोहनी के तेज झटके से वह चौंक गया। चौंककर डैमन ने ऊपर देखा। उसकी शांत अभिव्यक्ति उसके भीतर उबलती हुई चिड़चिड़ाहट को छुपा रही थी। ज़ैंडर की खिल्ली इतनी तेज थी कि उसका ध्यान उसकी ओर खींच गया, हालांकि उस रईस ने कुछ भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। ज़ैंडर के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। डैमन सिल्विया की ओर मुड़ा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सिल्विया ने धीरे से कुछ बुदबुदाया और धीरे से उसकी आंखों की ओर इशारा किया। पब फ्यूचर एड्स। उसे एहसास हुआ प्रोफेसर ने उसे क्लास में आंखों पर पट्टी बांधने के लिए ज़रूर टोका होगा। बिना खड़े हुए डैमन ने अपना सिर प्रोफेसर क्रोम की ओर घुमाया। उसकी आवाज़ स्थिर और संयमित थी। मैंने जो भी व्यवधान उत्पन्न किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्रोम ने अपना सिर हिलाया, उसका स्वर उसकी आभा की तरह ही कोमल था। ये बिल्कुल ठीक है। युवा लोगों के दिमाग में अक्सर बहुत कुछ चलता रहता है। प्रोफेसर क्रोम ने सोच विचार कर अपनी दाढ़ी को सहलाया। उनकी निगाहें डैमन पर टिकी थीं। मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि आप कक्षा में आंखों पर पट्टी क्यों बांध कर आते हैं। मुझे आशा है कि मैंने आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं जगाई होगी। डैमन ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं प्रोफेसर, भले ही मैंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी दृष्टि पहले कभी इतनी अच्छी नहीं रही। क्रोम की भौहें हल्के आश्चर्य से उठ गईं और वह धीरे से हंस पड़ा। हो, मैं समझ गया। ऐसे में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा है? बिना सिर घुमाए डैमन अपनी परछाई की समझ का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी झिझक के बोर्ड पर लिखी सामग्री को इकट्ठा कर रहा था। उसकी आवाज़ स्थिर थी, उसमें कोई झिझक नहीं थी। मेरा दर्शन। क्रोम ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं समझ गया, लगता है तुम देख सकते हो। बहुत अच्छी तरह। अपनी मेज से एक पुरानी घिसी पिटी किताब उठाते हुए क्रोम ने आगे कहा। पिछली कक्षा में हमने व्यक्तिगत दर्शन पर चर्चा की थी। लगता है आप अनुपस्थित थे, इसलिए आगे बढ़ने से पहले क्यों न आप अपनी दर्शन को कक्षा के साथ साझा करें। डैमन ने खामोश कमरे को गौर से देखा। छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था। पिछले 2 दिनों से उसकी अनुपस्थिति साफ तौर पर किसी की नज़र से ओझल नहीं हुई थी। मेरे पास कोई दर्शन शास्त्र नहीं है प्रोफेसर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। क्रोम ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति दयालु लेकिन दृढ़ थी। हर किसी का एक दर्शन होता है, एक सिद्धांत जिसके अनुसार वे जीते हैं, कुछ ऐसा जो उनके जीवन को आकार देता है। यह उनके जादू में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ तक कि पहली से 7वीं कक्षा की उन्नति तक उनके द्वारा जागृत की जाने वाली कक्षा के प्रकार को भी प्रभावित करता है। उसने पास खड़े एक छात्र की ओर इशारा किया। इवांगेलिन, जो आपके साथ बैठी है, उसका दर्शन शक्ति और न्याय पर आधारित है। ये संभवतः उस कक्षा को प्रभावित करेगा जिसे वह जागृत करेगी। अपनी नज़रें वापस डैमन की ओर घुमाते हुए क्रोम की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। तो डैमन, तुम्हारा दर्शन क्या है? ये तुम्हारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। बेशक, यह मेरी निजी जिज्ञासा है, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा दर्शन काफ़ी दिलचस्प है तो मैं तुम्हें सिर्फ इस एक ही क्लास के नहीं, बल्कि अपनी सभी कक्षाओं के पूरे अंक दूंगा। मैं पिछले 2 दिनों की तुम्हारी अनुपस्थिति को भी नज़रअंदाज कर दूंगा।
डेमन ने अपने होंठ काटे, खामोशी और मौके के बीच फंसा हुआ। अकादमिक परिवीक्षा पर होने के कारण उसे हर संभव श्रेय चाहिए था। दांव इतने ऊंचे थे कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने सोच विचार कर अपनी यादों को खंगालते हुए जवाब ढूंढा, कुछ ऐसा जिसने उसकी जिंदगी को आकार दिया। उसके विचार उस समाधि लेख की ओर खींच गए जो उसे बरसों पहले जंगल में अचानक मिला था। वे शब्द ही उसके लिए प्रेरणा स्रोत थे, जिंदगी की क्रूर सच्चाइयों को स्वीकार करने का आधार। अंततः डेमन ने आह भरी, यह अर्थहीन है। क्रोम ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। ये निराशाजनक है। जवाब देने से इनकार करने के कारण मुझे आपके आधे क्रेडिट काटने पड़ेंगे। लेकिन डेमन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। ये शब्द उसके ज़हन में घूम रहा था जब वह अपनी जिंदगी के उन दर्दनाक पलों को याद कर रहा था। उसके माता पिता एक बेवजह युद्ध में मारे गए। उसके रिश्तेदारों ने उसे धोखा दिया। उसके गांव ने उसे बेदखल कर दिया। वह और उसकी बहन भूख से मर रहे थे, एक ऐसी दुनिया में जैसे उन्हें कुचलने के लिए ही बनी हो। डेमन ने मेज़ के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे याद आया कि कैसे उसने लगभग अपनी जान ले ली थी, मौत से बचने के लिए जगह ढूंढने के लिए भाग रहा था, और एक के बाद एक बड़ों को अपने स्वार्थी इरादे जाहिर करते देख रहा था। जैसे ही उसे उम्मीद की किरण दिखी, वह टूट गई। उसकी बहन एक पुरानी, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गई। जीवन निरर्थक था, निराशाजनक, क्रूर, और अभी तक उस गहरे रसातल में भी डेमन ने हार मानने से इनकार कर दिया था। निराशा ने उसे निगला नहीं, बल्कि उसे गढ़ा। उसकी आवाज़ ठंडी और थकी हुई थी, ऐसी आवाज़ जो किसी इतने युवा की नहीं होनी चाहिए थी। जिंदगी एक तोहफा नहीं, एक अभिशाप है। हमें वो हाथ मिलते हैं जो हमने कभी मांगे ही नहीं थे। हमें वो भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर किया जाता है जिनके लिए हम कभी सहमत ही नहीं हुए। जो जल्दी हार मान लेते हैं वो चुपचाप मिट जाते हैं, लेकिन जो खून से लथपथ और घायल होकर डटे रहते हैं वो नियमों को फिर से लिख देते हैं। मैं उन योजनाओं के आगे घुटने नहीं टेकता जिन्हें मैंने नहीं बनाया। मेरा जीवन मेरा अपना है, मेरा दर्द मेरा शिक्षक है, और मेरी इच्छा ही एकमात्र ईश्वर है जिसे मैं जवाब देता हूँ। खून और आंसुओं से लथपथ अपने अंत का सामना करते हुए भी मैं भाग्य की देवी के मुंह पर थूकूंगा। देवी मुझे पा सकती हैं। जब उन्होंने मुझे कमाया हो। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, भारी और बेकाबू। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी परछाई मेज के नीचे हल्की सी तड़प रही थी। कमरे में बड़बड़ाहट गूंज उठी। क्या उसने देवी का अपमान किया? ये तो ईशनिंदा है। क्या वह अपना दिमाग खो बैठा है? मंदिर न्यायिक जांच उसे इसके लिए ले जाएगी। कक्षा के बाहर छात्र परिषद की अध्यक्ष लिलिथ एस्ट्रानोवा वहीं जम गईं। वह कमरे के पास से गुजर रही थीं, लेकिन अचानक रुक गईं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की संकरी खिड़की से डेमन पर टिकी थीं। क्या घमंड है, क्या पागलपन है, वह बुदबुदाए। क्या वह पागल है? अंदर प्रोफेसर क्रोम की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। वह हल्के से हंसे, फिर खुलकर हंसे और अपनी दाढ़ी पर सच्चे मनोरंजन के साथ हाथ फेरा। कितना दिलचस्प दर्शन है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें स्वीकृति से चमक रही थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी प्रथम श्रेणी की उन्नति किसी अनोखी चीज़ के साथ होगी, कुछ ऐसा जो किसी और से अलग होगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बड़बड़ाहट तेज हो गई। छात्रों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, लेकिन प्रोफेसर के उच्च मूल्यांकन से आश्चर्यचकित होकर डेमन ने पलकें झपकाईं। एक क्षण के लिए उसका ठंडा संकल्प डगमगा गया और उसकी जगह आश्चर्य की हल्की सी झलक ने ले ली। प्रोफेसर क्रोम के उच्च मूल्यांकन से सिर्फ डेमन ही हैरान नहीं था। एथरस के लोगों के लिए वर्ग उन्नति सिर्फ शक्ति का पैमाना नहीं थी, ये जीवन का एक निर्णायक पड़ाव था। हर व्यक्ति में 7 वर्गों तक पहुंचने की क्षमता थी, और हर वर्ग उन्नति के साथ उनकी रैंक और शक्ति में तेजी से वृद्धि होती गई। प्रथम श्रेणी में उन्नति निर्णायक थी। ये किसी व्यक्ति के विकास की नींव रखती थी, और यह कोई भी वर्ग हो सकता था। जादूगर, शूरवीर, हत्यारा, उपचारक और कई अन्य। ये ज्यादा सामान्य वर्ग थे जिन्हें दुनिया भर में अनगिनत लोग साझा करते थे। हालांकि एक दुर्लभ घटना भी थी जिसे विशिष्ट वर्ग कहा जाता था, जहां एक व्यक्ति एक ऐसे वर्ग में जागृत होता था जो पूरी तरह से उसका अपना था। वर्ग उन्नति को प्रभावित करने वाले कई कारक थे: दर्शन, जन्म, वंश, महत्वाकांक्षा, आस्था, इच्छाएं, भावनाएं और यहां तक कि भाग्य का अप्रत्याशित हाथ भी। इनमें से व्यक्ति का दर्शन और मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण थे। यही कारण था कि प्रोफेसर क्रोम ने डेमन को इतना ऊंचा दर्जा दिया था। डेमन जैसे क्रांतिकारी और उद्दंड दर्शन के साथ उनकी प्रथम श्रेणी की उन्नति लगभग निश्चित रूप से अद्वितीय होगी, बशर्ते कि वे कभी किसी वर्ग के प्रति जागृत हुए हों। वर्ग जागृति कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। यह इच्छाशक्ति, दृढ़ संकल्प, धैर्य और प्रतिभा की परीक्षा थी, जो अक्सर कमजोरों की पहुंच से बाहर होती है। इस बीच कक्षा में बड़बड़ाहट गूंजने लगी।
मंदिर जांच निश्चित रूप से उस मानसिकता के साथ उसके पास आएगी। वह खुद को कौन समझता है जो देवी के बारे में ऐसी बातें कह रहा है? प्रोफेसर क्रोम ने अपना हाथ उठाया और शांत किंतु दृढ़ स्वर में शोर को शांत कर दिया। बस, बहुत हो गया, सब लोग। मुझे नहीं लगता कि उसके शब्द ईशनिंदा वाले हैं। उसने देवी का अपमान नहीं किया। आखिरकार, भाग्य की पुस्तक में, देवी ने स्वयं कहा है, और मैं उद्धृत करता हूँ, भाग्य से प्रेम करना भाग्य को चुनौती देना है। तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप में रह सकते हैं। जैसे ही उन शब्दों का भार छात्रों पर पड़ा, कमरे में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। डैमन के बगल में बैठी सिल्विया ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। देवी केवल उन्हीं को स्वीकार करती हैं जो अपना रास्ता स्वयं बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी ईशनिंदा है, इवेंजेलिन ने स्थिर स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता कि मंदिर इतनी तुच्छ बात पर ध्यान देगा। हालांकि, ज़ैंडर ने अपनी सीट से उपहास किया, अगर मंदिर इस दुष्ट को अभी ले ले तो हम सभी देवी देवताओं के लिए बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही हो, उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। उसके अपमान के बावजूद कक्षा में शीर्ष 3 छात्रों की बात से सहमति दिखी। बड़बड़ाहट कम हो गई, जिससे पता चला कि ज्यादातर छात्र उनके तर्क को मानने को तैयार थे। डैमन ने हल्के से उपहास किया, उसके होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। सच कहूं तो उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। जब वह कष्ट में था, तब देवी कहाँ थीं? हालांकि यह सच था कि वह अक्सर उनका नाम लेता था, लेकिन यह उसकी आस्था के कारण नहीं था। यह उसकी माँ, रानार ग्रे, द्वारा बचपन में उसमें डाली गई एक आदत से ज्यादा कुछ नहीं था, एक खोखला अनुष्ठान जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया था। प्रोफेसर क्रोम ने डैमन को अपनी आंखों में जिज्ञासा की चिंगारी के साथ देखा। उन्होंने सुझाव दिया, क्यों न हम डैमन के दर्शन का विश्लेषण करें? शायद हम अनुमान लगा सकें कि वह किस वर्ग में जागृत हो सकता है। कमरे में तनावपूर्ण शांति छा गई, केवल मार्कस को छोड़कर, जो लाक और इसहाक को खोने के दुख के बावजूद उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। मान लीजिए कि इस कूड़े में प्रथम श्रेणी की उन्नति तक पहुंचने की प्रतिभा भी है। प्रोफेसर क्रोम शत्रुता से विचलित हुए बिना मंद मंद मुस्कुराए। बोर्ड की ओर मुड़ने से पहले उन्होंने जवाब दिया, मानव क्षमता को कम मत आंकिए। उन्होंने डैमन के पहले के शब्दों को धीमे, सोचे समझे स्ट्रोक्स के साथ लिखा। पब फ्यूचर एड्स। तो फिर, युवा डैमन के दर्शन की व्याख्या कौन करना चाहता है? डैमन अपनी सीट पर असहजता से हिलने लगा, उसे ध्यान का केंद्र बनने में थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। फिर भी, उसने आह भरी और स्थिति को स्वीकार कर लिया। क्रोम शायद अपने वादे के अनुसार पूरा क्रेडिट देने वाला था, इसलिए डैमन ने इसे सहने का फैसला किया। 2 हाथ एक साथ उठे, सिल्विया के और इवेंजेलिन के। क्रोम ने सिल्विया की ओर सिर हिलाया, जो हिचकिचाते हुए उठी। उसकी नज़रें कुछ देर के लिए डैमन पर पड़ीं, जो हमेशा की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे और शांत, लगभग स्थिर भाव बनाए हुए उसके बगल में बैठा था। उसका दर्शन, ओह, थोड़ा पागलपन भरा है, उसने अनिश्चित स्वर में कहा। और यह बहुत दुखद लगता है। पहले भाग में, वह, जीवन को एक अभिशाप के रूप में देखता है जो हम पर थोपा गया है क्योंकि किसी ने जन्म लेने के लिए नहीं कहा था। वह जीवन के अर्थ को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। उसने घबराहट में अपने होंठ काटे और एक और नज़र डैमन पर डाली, जिसका व्यवहार जरा भी नहीं बदला था। उन्होंने आगे कहा, वह अनुरूपता को अस्वीकार करके स्वतंत्रता चाहता है। वह भाग्य, समाज या यहाँ तक कि देवी द्वारा थोपी गई भूमिकाओं और डिजाइनों को अस्वीकार करता है। जो, लगभग ईशनिंदा जैसा लगता है। ज़ैंडर की आवाज़ में तीखी व्यंग्यात्मकता थी जो उसके स्पष्टीकरण को काटती थी। ये ईशनिंदा नहीं लगता, ये ईशनिंदा है। उसे बचाने की कोशिश मत करो। सिल्विया एक क्षण के लिए चुप हो गई, उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी क्योंकि उसने आश्वासन के लिए क्रोम की ओर देखा। बस इतना ही मुझे कहना है, वह जल्दी से बैठने से पहले बुदबुदाए। क्रोम ने अपना ध्यान इवांगेलिन की ओर लगाया। क्या आपके पास जोड़ने के लिए कुछ है? इवांगेलिन हिचकिचाई, बोलने से पहले उसकी सूर्य चिन्हित आंखें डैमन पर टिकी रहीं। मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां उसने छोड़ा था, उसने धीरे से कहा। डैमन को दर्द से कोई परेशानी नहीं है। वह इसे सीखने के एक अवसर के रूप में देखता है, अपने विकास को गति देने के लिए कुछ। उसका दर्द उसका साथी बन जाता है, उसकी इच्छा शक्ति और पहचान को आकार देता है। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई और वह अचानक बैठ गई, आगे कुछ कहना नहीं चाहती थी। जितना ज्यादा वह इसका विश्लेषण करती, उतना ही ज्यादा उसे डैमन का दर्शन विकृत लगता। ज़ैंडर आगे की ओर झुका, उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण थी। मुझे अपनी ईमानदार राय बताने दीजिए। जो व्यक्ति नियमों का पालन करने से इनकार करता है, उसके लिए कोई नियम नहीं होते। वह क्या नहीं करेगा?
भाग्य की देवी के मुंह पर थूकना परम अवज्ञा का प्रतीक है। अगर वह देवी पर थूक सकता है तो फिर उसके लिए मनुष्य के नियमों का क्या अर्थ है? नैतिकता, दया, प्रेम, सम्मान, वह किसी जंगली जानवर से कैसे अलग है? या किसी राक्षस से, या किसी पापी से? क्रोम ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत किंतु दृढ़ थी। समझ में आता है, लेकिन उनका दर्शन केवल उन्हीं नियमों को अस्वीकार करता है जो उन्होंने नहीं बनाए। अगर वे ऐसे नियम बनाते हैं जो खुद को केवल दया और धार्मिकता तक सीमित रखते हैं, तो क्या यह उन्हें पापी के बजाय संत नहीं बनाता? ज़ेंडर, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मानवीय नियम क्षणिक होते हैं। 1000 साल पहले जो धार्मिक माना जाता था उसे अब बुराई माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, मानव बलि को ही लीजिए। कभी उन्हें परम धार्मिकता माना जाता था, अब उन्हें बर्बर माना जाता है। डेमन की ओर मुड़कर क्रोम ने अपनी बात जारी रखी। उनका दर्शन न तो क्रूर है और न ही बुरा। मैं तर्क दूंगा कि ये दयालु है। अगर मुझे इसका नाम देना हो तो मैं इसे कट्टरपंथी व्यक्तिवाद कहूंगा, जहां एक व्यक्ति की इच्छा कई लोगों के विश्वासों पर प्राथमिकता लेती है। आंखों पर पट्टी बंधी, डेमन की आंखें हल्के आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कोई उसका बचाव कर रहा था। यह नया था, उसे किसी के अपने पक्ष में खड़े होने की आदत नहीं थी, और इस अप्रत्याशित समर्थन ने उसके अंदर एक हल्की सी हलचल पैदा कर दी, एक गर्मजोशी की झलक। उसका मन क्षण भर के लिए दयालु शिकारी कामेन की ओर चला गया, जिसने एक बार उसे सच्ची करुणा की झलक दिखाई थी। शायद, बस शायद, सच्ची दयालुता वास्तविक है, उसने सोचा। लेकिन उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाकर इस विचार को मूर्खतापूर्ण बताकर खारिज कर दिया। मानो अगले कुछ मिनटों तक प्रोफेसर ने कक्षा को यह अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया कि डेमन किस प्रकार की कक्षा में जागृत होगा। स्वाभाविक रूप से किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि वह एक धर्मी कक्षा को जागृत करेगा। डाकू, चोर, विधर्मी, कई छात्र बुदबुदाए, उनकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। एक विशेष रूप से अप्रिय सहपाठी ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया कि शायद वह एक राक्षस राजा के रूप में जागेगा और देवी जाति के किसी नायक द्वारा मारा जाएगा। क्लास में हंसी की गूंज उठी, लेकिन डेमन के होंठ कस गए। उसे मारे जाने वाली बात जरा भी मजेदार नहीं लगी। कुछ लोगों का मानना था कि डेमन कभी भी प्रथम श्रेणी की उन्नति तक नहीं पहुंच पाएगा, तथा उसे ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर समझा गया। 30 के दयनीय मन स्तर के साथ वह संभवतः क्या कर सकता है? मजाक जारी रहने के बावजूद डेमन ने अपनी भावभंगिमाएं भावशून्य बनाए रखीं। उसे इसकी आदत थी। हालांकि प्रोफेसर क्रोम ने डेमन पर ज्यादा देर तक बात नहीं की। उन्होंने बातचीत को कक्षा के अन्य छात्रों के दर्शन शास्त्र की ओर मोड़ दिया। ज़ेंडर का दर्शन आश्चर्य की बात नहीं, सम्मान पर आधारित था। उसके सहपाठियों का अनुमान था कि वह एक धार्मिक वर्ग में जन्म लेगा, और कुछ ने तो उसे रेवन हीरो भी कहा, जो उसके पारिवारिक नाम रेवेंसक्रॉफ्ट का प्रतीक था। इवांगेलिन का दर्शन न्याय पर केंद्रित था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि वह एक प्रकाशपालदीन या न्यायाधीश के रूप में जागृत हो सकती है। ज्ञान को साझा करने के महत्व में सिल्विया के विश्वास ने दूसरों को ये कल्पना करने पर मजबूर कर दिया कि वह एक ऋषि या विद्वान के रूप में जागृत होगी। लियोना को शक्ति में अपने दृढ़ विश्वास के साथ एक योद्धा या यहाँ तक कि एक सरदार के रूप में जागने की उम्मीद थी। उनकी भविष्य की कक्षाओं को लेकर अटकलें तेज थीं, लेकिन किसी को भी इसमें संदेह नहीं था कि वे प्रथम श्रेणी की उन्नति हासिल करेंगे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सफलता पहले से तय हो। उनके आत्मविश्वास और डेमन की नाजुक स्थिति के बीच का गहरा अंतर उसे समझ आ गया था। लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह अलग थलग पड़ गया है। उसके लिए चीज़ें हमेशा से ऐसी ही रही थीं। वह एक अजनबी था, दूसरों से सही मायने में जुड़ नहीं पाता था। इस बीच प्रोफेसर क्रोम अपनी कक्षा में हो रही इस सक्रियता से बेहद खुश लग रहे थे। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक दयालु दादा जैसी गर्मजोशी थी, जिससे वे कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। डेमन उसका सम्मान करने से खुद को नहीं रोक सका, भले ही उसे क्रोम द्वारा प्रस्तुत दुनिया पर पूरी तरह से भरोसा न था। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए प्रोफेसर ने डेमन की ओर मुड़कर हंस दिया। ठीक है नौजवान, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। तुमने मेरी सभी कक्षाओं के पूरे अंक अर्जित कर लिए हैं। डेमन ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने जीवन में निष्पक्षता के दुर्लभ उदाहरण की सराहना की। क्रोम ने अपना व्याख्यान पुनः शुरू किया, तथा शेष बचे थोड़े समय का उपयोग दिन के विषय को समाप्त करने में किया। उसके बाद वे सभी अगली कक्षा में चले गए। कमरे के पीछे लिलिथ एस्ट्रानोवा दरवाजे के पास चुपचाप मगर चौकन्नी सी खड़ी थी। उसकी हरी आंखें खुशी से चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। जैसे ही कक्षा समाप्त हुई, वह मुड़ी और चली गई। उसकी आवाज़ एक धीमी बुदबुदाहट थी जिसे केवल वही सुन सकती थी। डेमन ग्रे,
तुमने अभी तक अपने साथ लिए गए उपकरणों के कागजात पूरे नहीं किए हैं। लगता है मुझे तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। डैमन को पता ही नहीं था कि लिलिथ एस्ट्रानोवा कक्षा के बाहर खड़ी उसे देख रही थी। वह कक्षा में इतना मग्न था कि उसे ध्यान ही नहीं आया, और लिलिथ उसकी परछाई की समझ से बाहर ही रही। कुछ देर के लिए सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलता हुआ लग रहा था, और डैमन का मूड कुछ अच्छा था। कमरे में चल रही जीवन चर्चाओं ने उसका ध्यान भटका दिया था। कांव कांव, कौवे ने हल्के से कांव कांव की, जिससे डैमन का ध्यान उसकी ओर गया। उसने पक्षी की ओर देखा, उसके विचार पहले से ही बदल रहे थे। पब फ्यूचर एड्स, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उपयोगी होगा। अगर नहीं, तो मैं इस चिड़िया से छुटकारा पा लूंगा। उसकी नज़र सिल्विया पर पड़ी, जो उसके सामने बैठी सफ़ेद बालों वाली एल्फ थी। वह पूरी तरह से क्लास पर ध्यान लगाए बैठी थी, उसकी मौजूदगी पर उसे ज़रा भी ध्यान नहीं था। डैमन अपनी आंखें बंद करके उसे साफ नहीं देख पा रहा था, और उसकी परछाई उसे सिर्फ एकदम काले और सफ़ेद रंग की दुनिया दिखा रही थी। फिर भी उसमें कुछ जाना पहचाना सा था, कुछ छोटी छोटी समानताएं जो उसे अपनी बहन की याद दिला रही थीं। क्या आप जानवरों को वश में करने के बारे में कोई पुस्तक सुझा सकते हैं या कोई ज्ञान साझा कर सकते हैं? सिल्विया ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, उसकी आंखें उसकी आंखों पर पट्टी बंधे चेहरे की ओर घूम गईं। तुम जानवरों को वश में करना सीखना चाहते हो? मैं जानवरों को वश में करने वाला नहीं हूँ। डैमन ने बिना विचलित हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया, मुझे लगता है मुझे इस चिड़िया को खाना ही पड़ेगा। कौवा क्रॉफ्ट खाए जाने की बात से खुश नहीं था। कांव कांव, दुष्ट दुष्ट, सिल्विया ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, उसके चेहरे पर घबराहट झलक रही थी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं कहना चाह रहा था कि मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूं, पर मुझे कुछ बातें पता हैं। मैंने ओरवास के रेंजरों से कुछ बातें सीखी हैं, इसलिए मैं उन्हें आपके साथ साझा कर सकता हूं। दरअसल मैं उसे प्रशिक्षित करने में आपकी मदद करूंगा। उसे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैमन ने मुस्कुराहट दबा ली, उसके होंठ मुश्किल से मुस्कुराहट में बदल पाए। मुझे लगता है कि पक्षी के जीवन को लाभ के रूप में इस्तेमाल करने से काम हो गया। अपने विशाल ज्ञान के बावजूद वह काफ़ी भोली है। ठीक है, तो फिर हम कल से शुरू कर सकते हैं। वह कौवे को मेज़ पर उछलते कूदते महसूस कर सकता था, उसकी मनमोहक आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। डैमन अपने मन में उसकी गुस्से भरी कांव कांव की आवाज़ लगभग सुन सकता था। अगर यह काम कर गया, तो मैं अपनी पहली योजना पर आगे बढ़ सकता हूँ। अगर नहीं, तो मुझे इसमें बदलाव करना होगा। खैर, अगले कुछ दिनों में मुझे टोबियास मॉर्गन को मारना ही होगा, इससे पहले कि उसका नाम साफ हो जाए। लेकिन उससे पहले मुझे एक और बलि का बकरा चाहिए। उसकी नज़र मार्कस पर पड़ी, जो कुछ थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें अभी भी दो दोस्तों को खोने के दुख से लाल थीं। अगली बार मुझे ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। मैं मार्कस से जुड़ी कोई चीज़ सबूत के तौर पर छोड़ दूंगा। इससे कुछ अफरा तफरी मच जाएगी। उसके बाद मैं अपना तरीका पूरी तरह बदल दूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाऊंगा जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। डैमन के मन में ये ख्याल कौंधा कि ऐसा करने से एक निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है। उसने तुरंत इस विचार को एक तरफ धकेल दिया। इस दुनिया में कोई भी मासूम नहीं है। मासूमियत जन्म के साथ ही खो जाती है। उसके बाद हमारी हर सांस एक और जिंदगी की कीमत पर आती है, चाहे वह जिंदगी कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब हम खाते हैं तो कुछ न कुछ तो मरता ही है। जब हम चलते हैं तो चींटियों और घास को कुचल देते हैं। मुझे दोषी महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस प्राकृतिक चयन है। अपने विचारों में खोया हुआ, उसने अपने होंठ हल्के से काटे और उन्हें थोड़ा सा खोला। उसके नीचे उसकी परछाई हिल रही थी, उसकी सोच पर प्रतिक्रिया दे रही थी। रेमोस्लेस कौशल निष्क्रिय हो गया था, लेकिन डैमन को अपने ऊपर एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसने अपने कार्यों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया और किसी भी तरह के संदेह या नैतिक शंकाओं को दूर कर दिया। जैसे ही क्लास खत्म हुई, डैमन खड़ा हो गया और जैसी की उम्मीद थी, लियोना उसके पीछे पीछे आ गई। उसे झुंझलाहट हुई जब कौवा उसके कंधे पर उड़कर बैठ गया और गुस्से से कांव कांव करने लगा। सिल्विया पीछे पीछे चल रही थी, शायद अब भी उसे डर था कि कहीं डैमन चिड़िया को मार न दे। इवांगेलिन उसके पीछे पीछे चल रही थी, और किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि ज़ैंडर भी उसके साथ चल पड़ा और मार्कस उसके पीछे पीछे चल रहा था। डैमन ने आह भरी, अपनी छाया धारणा के माध्यम से उनकी उपस्थिति को महसूस किया। क्या उपद्रव मचा रखा है? एक युवक अकादमी के हॉल से गुजरा, उसके पीले चेहरे पर थका हुआ भाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी, जो उसके बालों के गहरे रंग से मेल खा रही थी। उसकी अकादमी की वर्दी सफ़ेद कमीज के ऊपर काली जैकेट और काली पैंट पहले की कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग के बावजूद एकदम साफ सुथरी थी।
उसकी छाती पर एक छोटा सा ब्रोच था जिस पर लिखा था प्रोबेशन, एक ऐसा लेबल जो उसकी वर्तमान हैसियत का मजाक उड़ा रहा था। उसके कंधे पर एक कौवा बैठा था जिसकी तेज आंखें आसपास के माहौल को देख रही थीं। दिन भर की कड़ी शारीरिक और जादुई कसरत के बाद डेमन पूरी तरह थक चुका था। अपने सहपाठियों की तुलना में वह काफ़ी पिछड़ गया था। सिस्टम के 5x कौशल का इस्तेमाल न करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से नुकसान में था और उसकी परछाई पूरी तरह भर गई थी, जिससे उसे शैडो हंगर से मिलने वाले अतिरिक्त आंकड़े नहीं मिल पा रहे थे। अकादमी की वर्दी सचमुच प्रभावशाली है, उन्होंने अपनी जैकेट से धूल के कण झाड़ते हुए कहा। घंटों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी वर्दी बेदाग और बेदाग बनी रही। ये मैजिटेक का एक अद्भुत नमूना था जो क्षति सहने, खुद को ठीक करने और यहाँ तक कि खुद को साफ करने में भी सक्षम था। मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि वे इतने महंगे क्यों हैं, उसने सोचा, हालांकि इससे उसके मूड में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन बहुत थका देने वाला था। प्रशिक्षकों ने उन्हें अथक प्रशिक्षण दिया था और डेमन, जो पहले से ही कमज़ोर था, किसी और से ज़्यादा तनाव महसूस कर रहा था। फिर भी उसने ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट के साथ अपने आगामी मुकाबले के लिए जितना हो सके उतनी ऊर्जा बचाने की कोशिश की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे भी वह आखिरी स्थान पर आता, शायद गति के मामले में नहीं। और इतनी रफ्तार, ये तो सिर्फ भागने के लिए ही थी। आज का दिन डेमन के लिए अनोखा था। उसने लगभग पूरा दिन अपनी कक्षा के सबसे अच्छे छात्रों के साथ बिताया था। उसे इस बात पर हैरानी हुई कि यह उसकी मर्जी नहीं थी, वे उसका पीछा कर रहे थे। अब भी वे उसके साथ ही थे। लियोना हमेशा की तरह बहुत खुश लग रही थी। अब द्वंद्व युद्ध का समय हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज तुम हर चीज़ में आखिरी स्थान पर आए। तुम अपनी सहनशक्ति बचा रहे होगे। मुझे यकीन है कि तुमने ज़रा भी कोशिश नहीं की। डेमन ने मन ही मन उपहास किया। वास्तव में मैंने कोशिश की थी, मैं बस बेकार हूँ। उसने अपना भाव तटस्थ रखा, ये जानते हुए कि अगर वह जोर से कहेगा तो लियोना उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। वह ठीक से समझा नहीं पाया कि उसकी ताकत सशर्त थी, उसकी परछाई की भूख पर निर्भर। जब वह भूखी होती तो वह शीर्ष छात्रों को टक्कर दे सकता था, उसकी शक्ति विस्फोटित हो जाती थी। लेकिन जब भूखी नहीं होती तो वह कक्षा में सबसे कमज़ोर होता। इवेंजेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। द्वंद्व कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए आपको अपनी अधिकांश सहनशक्ति बचाकर रखनी होगी। सिल्विया हंसी, हालांकि तुम्हें अभिनय करना ज़रूर आता है। मुझे यकीन था कि तुम सचमुच थकी हुई हो क्योंकि तुम इतनी ज़ोर से सांस ले रही थी। डेमन चुप रहा, उसके विचार उबलते रहे। मैं थक गया था। हमसे इतना दौड़ने के लिए कहना गैरकानूनी होना चाहिए, खासकर तब जब आप में से बाकी लोगों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया हो। ज़ैंडर ने उपहास किया, वह नाटक कर रहा है या नहीं, ये हमारे द्वंद्व युद्ध के परिणाम से तय होगा। मार्कस ने उपहास किया, उसका तिरस्कार स्पष्ट था। वह बस खुद को अपमानित करने जा रहा है। वह कूड़ा है और मुझे समझ नहीं आता कि आप सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसके पास कुछ भी है। लियोना की तीखी निगाहें स्टील को भी चीर सकती थीं। अगर तुमने फिर से मेरे सबसे अच्छे दोस्त का अपमान किया तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगी। मार्कस सिहर उठा, उसकी आवाज़ में जहर साफ झलक रहा था। लियोना का उसके प्रति तिरस्कार एक साधारण सी बात से उपजा था, वह उससे कमज़ोर था। उसने ज़ैंडर की तीखी ज़बान बर्दाश्त कर ली क्योंकि उसमें उसे झेलने की ताकत थी, लेकिन मार्कस, वह तो बस एक चिढ़ाने वाला था। ज़ैंडर ने आह भरी, बस बहुत हो गया। अपनी राय रखने के लिए मार्कस के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब फ्यूचर एड्स। लियोना की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। वह अपनी राय अपने तक ही रख सकता है। अगर उसने दोबारा कुछ कहा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मार्कस का चेहरा पीला पड़ गया, उसका चेहरा लगभग उसके बालों जितना नीला पड़ गया था। वह जानता था कि लियोना खोखली धमकियां नहीं देती। अगर वह कहती कि वह उसके पैर तोड़ देगी तो वह ऐसा कर देती। डेमन चुप रहा, उसने उस समूह की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। वह अपनी परछाई की सीमा में उन्हें साफ देख सकता था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, द्वंद्व युद्ध पर। 5 लाख ज़ेनी, उसने सोचा, उसका दृढ़ निश्चय और भी दृढ़ हो गया। यही जीत का इनाम था और डेमन का हारने का कोई इरादा नहीं था। वे जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए, एक बड़ा गुंबददार दरवाज़ा जो किसी प्राचीन किले के प्रवेश द्वार की तरह सामने दिखाई दे रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक विशाल गुंबदनुमा कमरा सामने आया। यह अकादमी के प्रसिद्ध प्रशिक्षण केंद्रों में से एक था, जहां छात्रों के युद्ध कौशल को निखारने के लिए हर तरह की जादुई तकनीक मौजूद थी। यह विशेष स्थान जादू विरोधी युद्ध के लिए निर्धारित स्थान था। कमरे के मध्य में कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर केल ब्लैकथॉर्न खड़े थे। उनकी उपस्थिति से एक अंधकार में और दमनकारी आभा फैल रही थी।
जैसे ही वे दहलीज पार कर गए, डेमन की छाया बोध ने तुरंत केल की विशिष्ट ऊर्जा को पकड़ लिया। ये प्रोफेसर क्रोम से बिल्कुल अलग थी। जहां क्रोम का आभामंडल गर्म और कोमल था, वहीं केल का आभामंडल गहरा, भारी और दमघोंटू था। ठीक है, उसका गुण काला जादू है, डेमन ने सोचा। उसके होंठ चिढ़ से फड़क रहे थे। केल ब्लैकथॉर्न की नज़रें डेमन की नज़रों से तिरस्कार भरी नज़रों से मिली। डेमन ने भी वैसी ही भावना व्यक्त की। मैंने तुम्हें 2 दिनों से कक्षा में नहीं देखा है, केल ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज़ में उपहास झलक रहा था। मैंने मान लिया था कि अंततः आपने मेरी सलाह मान ली और पढ़ाई छोड़ दी। डेमन ने उपहास किया, उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। और तुम्हें संतुष्टि दून, मैं इतना नीचे कभी नहीं गिरूंगा। अगर तुम मुझे हटाना चाहते हो, केल, तो तुम्हें खुद मुझे बाहर निकालना होगा। इवांगेलिन और डेमन के पीछे चल रहे बाकी लोग उसकी निर्भीकता देखकर दंग रह गए। एक प्रोफेसर से, खासकर केल ब्लैकथॉर्न जैसे डरपोक व्यक्ति से, इतनी बेरुखी से बात करना अकल्पनीय था। फिर भी डेमन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, मानो उसके सामने खड़ा आदमी उसके अकादमिक भविष्य की बागडोर अपने हाथ में न रखे हो। केल ने अपना सिर हिलाया, उसकी ठंडी निगाहें इवांगेलिन, सिल्विया और ज़ैंडर पर टिक गईं। क्या तुम्हें लगता है कि बड़े छात्रों की चापलूसी करने से तुम बच जाओगे? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर तुम ऐसा सोचते हो, तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। डेमन ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या मैं किसी की चापलूसी करने वाला इंसान लगता हूं? केल की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। आप क्या नहीं करेंगे? आपका अस्तित्व ही इस अकादमी के लिए कलंक है। डेमन ने अपने होंठ काटे, उसके चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक थी। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ तीखी और अटल थी। क्या बचपन में तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी, या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुनियादी शिष्टाचार सिखाने की जहमत नहीं उठाई? अगर तुम बहरे हो, तो मैं अपनी बात दोहरा दूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। कमरा मानो जमसा गया। सब लोग अविश्वास से डेमन को घूर रहे थे। लियोना की सुनहरी आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं, उसके होंठ विस्मय से थोड़े खुल गए। ज़ैंडर डेमन को ऐसे देख रहा था मानो वह पागल हो गया हो, जबकि इवांगेलिन इतनी स्तब्ध थी कि बोल ही नहीं पा रही थी। हालांकि सिल्विया स्पष्ट रूप से चिंतित दिखाई दे रही थी, उसके हाथ घबराहट से उसकी बगलों में फड़फड़ा रहे थे। केल की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, उसका आभामंडल भारी होता गया, तथा उसका क्रोध सतह के नीचे उबलता गया। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की, उसने धीमी और धमकी भरी आवाज में कहा। इससे पहले कि तनाव और बढ़ जाए, सिल्विया जल्दी से आगे बढ़ी, उसकी आवाज अजीब लेकिन शांत थी। आह प्रोफेसर, कृपया उसे माफ कर दीजिए। बात बस इतनी है। डेमन आज थोड़ा परेशान है। वह ज़ैंडर के साथ द्वंद्वयुद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयारी कर रहा है, इसलिए वह थोड़ा आक्रामक है। केल की नज़र सिल्विया से हटकर वापस डेमन पर आ गई, उसकी ठंडी आंखें उसे जांच रही थीं। क्या वह आंखों पर पट्टी बांधकर द्वंद्वयुद्ध करने का इरादा रखता है? केल ने उपहास करते हुए पूछा। डेमन धीरे से हंसा, उसकी आवाज में उपहास का भाव था। उन्होंने सहजता से उत्तर दिया, मैं तो उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को, जिनके बारे में आप इतना अधिक सोचते हैं, एक बाधा दे रहा हूं। केल के होंठ पतले होकर एक रेखा में बदल गए, उसकी संकुचित आंखें डेमन में घुस गईं। सच में अब, उसने धीरे से कहा, ऐसी स्थिति में, मैं इसकी इजाज़त दूंगा। मैं इस द्वंद्वयुद्ध में रेफरी की भूमिका भी निभाऊंगा। उसने अपनी नज़र ज़ैंडर की ओर घुमाई, उसका स्वर अचानक ठंडा हो गया। यदि आप उसे नष्ट कर देते हैं, तो आप स्वतः ही इस कक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। जादुई तोपखाना मूल रूप से जादुई महाद्वीप पर दानव युद्धों के दौरान एक हथियार के रूप में विकसित किया गया था। हालांकि समय के साथ इसे प्रशिक्षण के लिए पुनः उपयोग में लाया गया, और इसकी घातक क्षमता अब सक्षम योद्धाओं को तैयार करने के एक उपकरण के रूप में काम कर रही है। इस परिष्कृत जादुई तकनीक से विभिन्न तत्वों से युक्त प्रक्षेपास्त्र दागे जाते थे। पानी सबसे धीमा और चकमा देने में आसान था, जबकि प्रकाश सबसे तेज और रोकने में सबसे कठिन था। इस प्रणाली को छात्रों को अलग अलग गति और तत्वों के हमलों के अनुकूल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो राक्षसों और दानवों के खिलाफ तेज गति की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। बेशक, जादुई तोपखाना अकादमी की कई प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक था। जादुई शिक्षा के लिए दुनिया के प्रमुख संस्थान के रूप में एथर अकादमी की प्रतिष्ठा बेदाग नहीं थी। डेमन उपकरणों के सामने खड़ा था, उसके दोनों हाथ उसकी बगलों में भींचे हुए थे और वह गहरी सांस ले रहा था। उसकी नज़रें वहां मौजूद हथियारों पर टिकी थीं, हर एक हथियार युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ था। ये हथियार एक दूसरे से द्वंद्वयुद्ध के लिए नहीं, बल्कि जादुई तोपों की लगातार हो रही गोलाबारी को रोकने के लिए थे। द्वंद्वयुद्ध के नियम सीधे साधे थे, तोपखाने का सामना करते हुए यथासंभव देर तक टिके रहना।
चकमा देना, विक्षेपण करना, अवरोध खड़ा करना या यहाँ तक कि हमलों का सामना करना, ये सभी मान्य तरीके थे। कठिनाई और इस प्रकार अंक तोपखाने के प्रक्षेप्य के लिए चुने गए गुण पर निर्भर करते थे। प्रकाश सबसे तेज होने के कारण प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अनुमत उच्चतम सेटिंग थी। रखे गए हथियार मुख्यतः हमलों को रोकने के लिए थे, हालांकि ढालें भी उपलब्ध थीं। हालांकि ढालों में एक खामी थी, वे टूटने से पहले सीमित संख्या में वार झेल पाते थे। डैमन के विचार प्रोफेसर केल ब्लैकथॉर्न द्वारा नियमों की व्याख्या पर लौट आए। प्रोफेसर का उसके प्रति तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था, खासकर तब जब उसने खुलेआम जेंडर को उसे मिटा देने के लिए उकसाया था। मुझे कौन सा हथियार चुनना चाहिए? डैमन ने सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने फिर से शस्त्रागार को देखा। वह कमरे में उम्मीदों का बोझ, अपने साथियों और प्रोफेसर ब्लैकथॉर्न दोनों के अनकहे फैसले को महसूस कर सकता था। लेकिन डैमन यहाँ असफल होने के लिए नहीं था, और वह निश्चित रूप से किसी को भी उसे लड़खड़ाते देखने का संतोष देने के लिए भी यहाँ नहीं था। एक ब्रॉडस्वॉर्ड काम कर सकता था, लेकिन तेज गति के लिए यह बहुत भारी था, और डैमन के पास इसे प्रभावी ढंग से चलाने का कौशल नहीं था। तलवार बहुत पतली थी, उसकी पहुंच उसके जैसे किसी के लिए बेकार थी। उसने कुंद हथियारों के बारे में सोचा भी नहीं। ढाल, सवाल ही नहीं उठता, उससे उसकी गति धीमी हो जाती और उससे भी बदतर, उसकी एक सीमा थी कि वह कितने वार झेल सकती है। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो जादू से बाधाएं नहीं खड़ी कर सकता था, ये प्रतिबंध बिल्कुल अनुचित लगा। उसने आह भरी, उसकी परछाई उसके सामने हथियारों की कतारों को देख रही थी। आकार और आकृतियां उसके दिमाग में धुंधली हो गईं, जब तक कि उसका ध्यान छोटी तलवारों पर नहीं रुक गया। उसने एक तलवार उठाई और उसका संतुलन महसूस किया। शायद मैंने अपने आप को अधिक महत्व दे दिया, उसने गंभीरता से सिर हिलाते हुए सोचा। नहीं, अब वह शक नहीं कर सकता था। उसने छोटी तलवार को कुछ देर तक अपने हाथ में रखा और फिर वापस रख दिया। यह एक विकल्प था अगर उसे कुछ बेहतर न मिले। जैसे जैसे वह गलियारे में आगे बढ़ता गया, उसकी नज़र पास की एक शेल्फ पर रखे खंजरों की धुंधली सी रेखा पर पड़ी। ज्यादातर खंजर बहुत पतले थे और शक्तिशाली हमलों को रोकने के लिए बेकार थे। जैसे ही वह हताश होकर मुड़ा, उसकी नज़र के किनारे पर एक असामान्य विकृति झिलमिला उठी, परछाइयों में एक हल्की सी लहर। उसकी आंखों पर बंधी काली पट्टी के नीचे उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह स्रोत की ओर चला, उसकी उंगलियां उन दो खंजरों से टकरा रही थीं जिन्होंने उसका ध्यान खींचा था। वे अलग अलग लग रहे थे। उनका वजन एकदम सही था, उनका संतुलन बेमिसाल था, लेकिन सबसे बढ़कर उनके किनारे इतने चौड़े थे कि प्रकाश को पकड़ सकें, उसे कांच की तरह परावर्तित कर सकें। यही कारण था कि उसकी छाया बोध में विकृति आ गई थी। डैमन के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। हाँ, ये चल जाएंगे। इन्हें प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम होना चाहिए, या इस मामले में विक्षेपित करने में। उसने अपनी परछाई की ओर देखा, उसके मन में अनिश्चितता की हल्की सी झलक उभरी। मतलब, मान लीजिए कि मेरा सिद्धांत सही है। अगर नहीं, तो मैं खुद को शर्मिंदा करने वाला हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इसे करने का कम से कम 80% मौका होना चाहिए। और अगर नहीं, तो मैं अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपने 15 विशेषता बिंदुओं का इस्तेमाल करूंगा। क्या आप तैयार हैं, या आपका इरादा पूरे दिन वहीं खड़े रहने का है? केल ब्लैकथॉर्न की ठंडी आवाज ने डैमन के विचारों को ब्लेड की तरह काट दिया। डैमन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाते हुए उपहास किया। आपके प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही अपना हथियार चुन लिया है। अगर आपको लगता है कि आप यह नहीं कर सकते, तो स्वीकार कर लीजिए कि आप असफल हैं और हमें अपनी नियमित कक्षा जारी रखने दीजिए। मैं आपको संतुष्टि क्यों दूंगा, प्रोफेसर? डैमन ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। उकसावे के बावजूद उसकी आवाज़ शांत थी। केल की बर्फीली निगाहें उसे अंदर तक चुभ गईं, लेकिन प्रोफेसर को अब गुस्सा नहीं, सिर्फ तिरस्कार का एहसास हुआ। आखिरकार ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट इस निराशाजनक छात्र को अपमानित करने ही वाला था। पब फ्यूचर एड्स। कक्षा में बड़बड़ाहट की आवाज़ें गूंज रही थीं, उनके शब्द तीखे और कटु थे। वह डैमन पागल है। उसके साथ एक के बाद एक घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, लेकिन क्या आप उसे दोष दे सकते हैं? वह पूरी तरह से असफल है। उसे वैसे भी जल्द ही निष्कासित कर दिया जाएगा। जब तक वह कर सकता है, तब तक पागलों की तरह व्यवहार करना ही बेहतर है। यदि मैं परिवीक्षाधीन छात्र होता, तो मेरा परिवार मुझे अस्वीकार कर देता। शर्म का वह निशान पहने हुए मैं मरना पसंद करूंगा। डैमन ने अपमान को अपने ऊपर हावी होने दिया। अगर उसने सिर्फ शब्दों से खुद को तोड़ दिया होता, तो वह इतना लंबा जीवन नहीं जी पाता। लेकिन वह उन्हें भूला भी नहीं। एक दिन वह उन्हें उनके शब्द वापस लेने पर मजबूर कर देगा। उसने अपने हाथों में कांच जैसे खंजरों को घुमाया, उन्हें हवा में फेंका और बिना किसी प्रयास के उन्हें पकड़ लिया।
केल की नज़रें संकुचित हो गईं। ये झूठे खंजर हैं। सामग्री टिकाऊ है, लेकिन कुंद विशेषता वाले हमलों का सामना करने पर टूटने का खतरा है। क्या यह आपकी पसंद है? हाँ, ये है, डेमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। प्रोफेसर ने अपना सिर हिलाया, उनकी निराशा स्पष्ट थी। हमेशा की तरह, आपका फैसला गलत था। और यहाँ भी मुझे आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थीं। एक बार फिर, आपने मुझे निराश किया। डेमन कुछ नहीं बोला, उसे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। लियोना वेलेफियर दौड़कर उसके पास पहुंची, उसके चेहरे पर जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। आपका पसंदीदा हथियार है, जुड़वां खंजर, डेमन ने व्यंग्य किया। अगर तुम मुझे ये बताने आए हो कि मैंने मूर्खतापूर्ण फैसला किया है, तो मेरा सुझाव है कि तुम इसे दूर धकेल दो। लियोना ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? तुम सिल्विया के बाद दूसरे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो जिन्हें मैं जानता हूं। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया छिपी हुई थी, लेकिन उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया। मैं समझ गया। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं दूसरे स्थान पर हूं, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लियोना ने टिप्पणी नहीं समझी और गर्मजोशी से मुस्कुराने लगी। उसे मारो और मेरे लिए खाना बनाओ। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें इतना यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूं, है ना? और तुम्हारे लिए खाना बनाना मेरे लिए इनाम कैसे हो सकता है? लियोना ने उसके व्यंग्य को नज़रअंदाज कर दिया। उसे मित्र कहने में संदेह के बावजूद, लियोना का उस पर विश्वास उसे अजीब तरह से प्यारा लग रहा था। कांव कांव, दुष्ट दुष्ट, आवाज सुनकर डेमन मुड़ा तो देखा कि सिल्विया पास में खड़ी थी। उसकी शरारती मुस्कान पहले की तरह ही तीखी थी। सिल्विया ने चिढ़ाते हुए कहा, यदि आप पहले से ही लियोना से वादे कर रहे हैं तो आपको सचमुच बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए। मैंने कोई वादा नहीं किया, डेमन ने पलटकर जवाब दिया। ये तो बस एक लेन देन है जिसके लिए वह पैसे दे रही है। सिल्विया मुस्कुराए, ऐसे में मुझे भी कितना शामिल किया जाए? इससे पहले कि डेमन जवाब दे पाता, प्रोफेसर केल की आवाज़ ठंडी और आदेशात्मक हो गई। लड़ाकों, आगे बढ़ो। जैंडर और डेमन मैदान के पास पहुंचे और जादुई तोपखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों के सामने खड़े हो गए। एक विशेषता चुने, केल ने निर्देश दिया। जैंडर ने डेमन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनने दूंगा। इसे सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए एक बाधा के रूप में सोचो। डेमन ने धातु के डायल के पास आकर व्यंग्य किया, प्रसिद्ध अंतिम शब्द। डायल को अधिकतम पर घुमाने से पहले उसका हाथ कुछ क्षण के लिए सेटिंग्स पर घूमता रहा। उस स्थिति में, मैं सर्वोच्च गुण प्रकाश का चयन करता हूं। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पल बीते थे कि कमरे में बड़बड़ाहट शुरू हो गई। उनका अविश्वास साफ झलक रहा था। क्या उसने सिर्फ प्रकाश उठाया? वह पागल है। प्रथम वर्ष में कोई भी प्रकाश के सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाया है। क्या वह अकादमी में रहना भी चाहता है? यह आत्महत्या है। वह बुरी तरह असफल होने जा रहा है। डेमन के सहपाठियों की बुदबुदाहट हवा में गूंज रही थी, जो उपहास और अविश्वास से भरी हुई थी। उसने उन्हें अनसुना कर दिया और सामने लगे डायल पर ध्यान केंद्रित किया। मशीन की धीमी गुनगुनाहट ने उसकी पसंद की पुष्टि कर दी, प्रकाश। प्रोफेसर केल ब्लैकथॉर्न आगे बढ़े, उनकी ठंडी, गंभीर अभिव्यक्ति कमरे की बातचीत को ब्लेड की तरह चीरती हुई निकल रही थी। प्रकाश, है ना? सचमुच, आपके अति आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं है। या शायद ये सुनिश्चित करने का आपका तरीका है कि आपकी विफलता यथासंभव शानदार हो। उसके शब्दों पर पूरी कक्षा में हंसी फूट पड़ी, जो मनोरंजन की बजाय अपमान करने पर जोर दे रही थी। डेमन ने कांच जैसे दो खंजरों को अपने हाथों में जकड़ लिया, जिनकी परावर्तक सतहें कमरे की चमक को पकड़ रही थीं। ये तो मजाक भी नहीं था, डेमन ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। शक्ति एकांत में बनती है, दूसरों की स्वीकृति से नहीं। उसका प्रतिद्वंदी, जैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट, मंद मंद हंसी हंसा। जैंडर के हाथ में तलवार रोशनी में खतरनाक ढंग से चमक रही थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मरोगे नहीं उन प्रकाश किरणों से। प्रकाश जादू सबसे तेज जादू है। तुम असफल हो जाओगे। डेमन ने उपहास किया, उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। लगता है कोई डरा हुआ है। जैंडर की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज में जहर भर गया। मुझे बस इतना डर है कि मेरे जीतने के बाद तुम इतने मर जाओगे कि माफी भी नहीं मांग पाओगे। डेमन जानता था कि मौत एक बहुत ही वास्तविक संभावना है। एथर अकादमी कमजोर दिल वालों के लिए जगह नहीं थी। यहाँ प्रशिक्षण, अंदर और बाहर, अक्सर हताहतों के साथ आता था। यह एक अनकही सच्चाई थी जिसे हर छात्र को स्वीकार करना पड़ता था। दर्द और असफलता शक्ति की कीमत है, डेमन ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा। जैंडर ने एक धीमी, उपहासपूर्ण हंसी निकाली। तब आप उन दोनों को महसूस करेंगे। अखाड़े में सीढ़ियों से उतरते हुए, जैंडर की चाल संतुलित और आत्मविश्वास से भरी थी।
डैमन भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। अनगिनत निगाहों के भार के बावजूद उसके कदम स्थिर थे। अखाड़ा विशाल और अच्छी तरह से रोशन था। उसकी दीवारें जादुई तोपों से सजी थीं जो अंदर आने की हिम्मत रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सीमाओं की परीक्षा लेने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। डैमन ने अपनी छाया बोध से कमरे को देखा, उन जगहों को महसूस किया जहां से किरणें निकलेंगी। ऊपर एक पारदर्शी कांच के पैनल से उसके सहपाठी उसे नीचे देख रहे थे, उनके चेहरे उत्सुकता से चमक रहे थे। डैमन ने गहरी सांस ली, खंजरों पर उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। उनकी सतह, जो दिखने में लगभग नाजुक थी, आगे की चुनौती के लिए नाकाफी लग रही थी। उसने अपनी आंखों पर बंधी काली पट्टी के नीचे अपनी भौहें सिकोड़ लीं, अपनी शंकाओं को शांत करने की कोशिश करते हुए। ये खंजर टिकाऊ नहीं लगता, उसने मन ही मन स्वीकार किया। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। उसने अपना रुख ठीक किया। जैसे ही उसने अपनी सांस को स्थिर किया, खंजर प्रकाश को पकड़ रहे थे। जो काम करता है वह अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, उन्होंने धीरे से कहा। जादू की गूंज हवा में गूंज रही थी, जो मुकदमे की शुरुआत का संकेत दे रही थी। कमरा मानो सांस रोके हुए पहले वार का इंतजार कर रहा था। डैमन अपनी छाया बोध के माध्यम से ज़ैंडर की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, जो उसके कौशल द्वारा प्रकट की गई एक रंगी दुनिया में एक मंद लेकिन स्पष्ट धड़कन थी। पब फ्यूचर एड्स। मैं अपने साल के सबसे मजबूत छात्रों में से एक से मुकाबला करने वाला हूँ। अगर मैं जीत गया तो मुझे पैसे मिलेंगे, बहुत सारे। डैमन ने अपने होंठ काट लिए, उसका दिल धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दर्जनों निगाहों का बोझ उस पर घुटन भरे कफन की तरह दबा हुआ था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। किसी को उसकी परवाह नहीं थी, न उसके सहपाठियों को, न अकादमी को, यहाँ तक कि इस मुकदमे की देखरेख कर रहे प्रोफेसर को भी नहीं। वह बिल्कुल अकेला था। कमरे के कोने से एक हल्की सी स्थिर ध्वनि आई, जिसने डैमन का ध्यान खींचा। उसके बाद प्रोफेसर केल की आवाज़ आए, ठंडी और अलग थलग, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। तो फिर तुम दोनों नियम जानते हो। यह कोई खेल नहीं है। जादुई तोपखाना कक्ष में मौत की बहुत वास्तविक संभावना है। हालांकि इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, लेकिन इसे मूल रूप से एक हथियार के रूप में डिज़ाइन किया गया था। एक दूसरे पर हमला करने के लिए अपनी जादुई विशेषता का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, न ही अपनी मुट्ठियों का। प्रोफेसर ने अपनी बात को समझने के लिए कुछ देर रुककर कहा। अगर आपको लगता है कि आप खतरे में हैं, तो आवाज़ लगाकर आत्मसमर्पण कर दीजिए और आपके पैरों के नीचे छिपा जादुई घेरा आपको बाहर भेज देगा। अब आप शुरुआत कर सकते हैं। डैमन का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन डर कम नहीं हुआ। उसकी छाया बोध ने उसे सचेत कर दिया, क्योंकि दीवारों में छोटी छोटी दीवारें खुल गईं और उनके भीतर जादू इकट्ठा होने लगा। अपने कौशल से प्राप्त स्थानिक जागरूकता ने उसे हर किरण को प्रज्वलित होने की तैयारी करते हुए महसूस करने की अनुमति दी, लेकिन इससे उसके मन का डर दूर नहीं हुआ। अगर वह सावधान नहीं रहा, तो एक गलत कदम उसकी आखिरी चाल बन सकता था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, कुछ बदल गया। उसका डर और संदेह दूर हो गए और उनकी जगह एक शांत, विवेकपूर्ण स्पष्टता ने ले ली। उसका बिना पछतावे का हुनर सक्रिय हो गया था। ठीक है, इसकी सक्रियता की एक शर्त यह है कि मैं युद्ध में शामिल हूँ। मुझे लगता है कि यह मायने रखता है। डैमन की अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई, उसका ध्यान तेज हो गया। अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगा, तो कोई भी नहीं लड़ेगा। प्रकाश की पहली किरण उसकी ओर बढ़ी, सीधे उसके माथे पर। डैमन ने अपनी परछाई की समझ से इसे महसूस किया, जिस तरह किरण ने उसके आसपास की परछाइयों को विकृत कर दिया था। उसने अपना सिर थोड़ा सा बगल की ओर झुकाया, जिससे किरण बिना किसी नुकसान के उसके पास से गुजर गई और उसके पीछे जमीन पर पड़ी। उसने अपने खंजरों पर पकड़ मजबूत कर ली। जैसा मैंने सोचा था, छाया बोध मुझे प्रकाश की गति का अनुमान लगाने में मदद करता है। अगर वह तेज भी हो, तो मैं उसे पहले ही देख सकता हूँ। दो और किरणें तेजी से एक के बाद एक निकलीं। डैमन ने दोनों को सहजता से दरकिनार कर दिया। उसकी हरकतें सहज और सटीक थीं। वह ऊपर पारदर्शी शीशे से देख रहे अपने सहपाठियों की हैरानी भरी प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकता था। दुनिया मुझे परिभाषित नहीं करती, मैं स्वयं को परिभाषित करता हूँ। किरणों की संख्या बढ़ती गई और अब एक साथ 10 किरणें निकल रही थीं। डैमन ने अपना शरीर घुमाया, झुका और एक तरफ कदम रखा, उनमें से हर एक से बचते हुए। उसकी हरकतें सटीकता और सुंदरता का एक निर्बाध नृत्य थीं। जैसे ही दीवारों पर और अधिक दीवारें खुलीं, उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह उतना आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। 20 किरणें उस पर घातक सटीकता से निशाना साध रही थीं। डैमन दौड़ पड़ा, उसके पैर तेजी से कमरे में इधर उधर दौड़ रहे थे।
किरणें उसके पीछे जमीन पर गिरी और हर एक अपने निशाने से बाल बाल बच गई। अब तक हर चीज से बचने के बावजूद डेमन जानता था कि यह टिकाऊ नहीं है। उसका मकसद सिर्फ जिंदा बचना नहीं था, ज़ैंडर से ज्यादा समय तक टिकना था। उसने अपना कुछ ध्यान अपने प्रतिद्वंदी पर केंद्रित कर लिया। ज़ैंडर ने गुरुत्वाकर्षण जादू की 2 ढालें बना ली थीं, जो उसके चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह मंडरा रही थीं और कमरे में उसके चलते ही किरणों को आसानी से विक्षेपित कर रही थीं। डेमन ने यह दृश्य देखकर उपहास किया। अच्छा, ये ठीक नहीं है। मैं उस तरह का जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या उसका गुरुत्वाकर्षण गुण उसे प्रकाश के विरुद्ध कोई लाभ देता है, या वह बस इतना ही अच्छा है? उसका मन, जो अब रेमुसलेस के प्रभाव में ठंडा और विश्लेषणात्मक हो गया था, ने स्थिति को तोड़ दिया। मुझे थकने से पहले उससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये तो बस पहली लहर है, इसलिए मैं अभी अपने 5x कौशल और विशेषता बिंदुओं का इस्तेमाल नहीं करूंगा। डेमन की दाहिनी ओर से एक प्रकाश किरण उसकी ओर तेजी से आई। उसने उससे बचने के लिए समय रहते अपना सिर झुकाया, फिर एक और किरण को किनारे कर दिया। एक सहज गति से वह दीवार पर चढ़ गया और ज़ैंडर के पीछे आ गया और गुरुत्वाकर्षण ढालों की त्रिज्या के ठीक बाहर खड़ा हो गया। डेमन के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये तो अच्छी बाधा है। क्या आप अपनी संपत्ति किसी साधारण व्यक्ति के साथ साझा करना चाहेंगे? ज़ैंडर मुड़ा, उसकी ठंडी निगाहें डेमन पर टिक गईं। तुम्हारी हिम्मत! डेमन हंसा, उसकी आवाज़ में उपहास भरा हुआ था। यहाँ कोई नियम नहीं तोड़ा जा रहा है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो?